हमारी कहानी की शुरुआत लेक से होती है, जहां हमारे हीरो को अपने आसपास की जगह थोड़ी अलग सी लग रही होती है कि तभी उसको याद आता है कि वो तो एक पहाड़ी में अपने स्कूटर से जा रहा था कि तभी उसके सामने की वेंडिंग मशीन खुलकर उसके ऊपर गिर गई और वो उसके साथ ही खाई में गिर गया। पर वो ये जानकर हैरान है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको एहसास होता है कि वो चल फिर नहीं सकता कि तभी वो अपनी आवाज को सुनता है जो कि ग्राहकों को अपनी ओर बुलाकर उसका इस्तेमाल करने को कहती है और उसको एहसास होता है कि वो वेंडिंग मशीन बनकर रीइंकारनेट हुआ है। हमें पता लगता है कि उसको वेंडिंग मशीन बहुत ही पसंद है, तो वो अपनी इस नई फॉर्म को लेकर ही बहुत खुश है। वो खुश होता है कि उसके प्रोडक्ट कितने सस्ते और उसका डिजाइन कितना कूल है। पर उसको जल्दी एहसास होता है कि उसकी ये नई फॉर्म उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर वो सोचता है कि अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो वेंडिंग मशीन के तौर पर कुछ बातें कह पाता है, जैसे कि सिक्का डालो और खरीदने के लिए शुक्रिया। वो सोचता है कि उसको अपनी नई बॉडी को समझने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि तभी वो कुछ लिखा हुआ देखता है और समझ जाता है कि ये उसके अंदर की बेचने वाली चीजों के नाम है, लेकिन अभी उसके अंदर दो ही चीजें हैं, पानी और फेंटा। वो एक आवाज को सुनता है जो उसको कहती है कि वो अपने पॉइंट्स का यूज कर अपने अंदर की आइटम्स को चेंज कर सकता है और वो देखता है कि उसके पास 1000 पॉइंट्स हैं। वो समझता है कि पैसों को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और पॉइंट से वो अपने लिए नई नई चीजें खरीद सकता है, यहाँ तक कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी ले सकता है। अब आगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता लगता है कि पॉइंट्स की वजह से वो अलग चीजों को अलग अलग टेम्परेचर में रख सकता है, यहाँ तक कि वो ठंडे खाने को भी गर्म कर सकता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं। वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको कि वो खरीद सकता था अगर वो जिंदा होता। वो अपनी आइटम्स को मिल्क टी में चेंज करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो 10 पॉइंट्स का यूज करता है और दूध की भरी बोतलें उसके अंदर आ जाती है। अब जैसे वो अपने बारे में और भी जानता है तो उसको पता लगता है कि उसे एक्टिव रहने के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पॉइंट्स के बदले अपने लिए इलेक्ट्रिक पावर लेना पड़ता है। वो एक पॉइंट के बदले 1 घंटा पावर ले सकता है, जिसका मतलब कि उसे एक दिन के लिए 24 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। पर अभी तो उसके पास 990 पॉइंट्स हैं, तो वो इससे एक महीना तो आराम से काट सकता है। पर वो सोचता है कि जब तक वो ठीक ठाक पैसे कमाने नहीं लग जाता तब तक उसे ये पॉइंट्स ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन उसको एहसास होता है कि वो जंगल के पता नहीं किस कोने में है और एक दिन के गुजरने के बाद वो बहुत ही घबराने लगता है, ये सोचकर कि वो तो फंस गया क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी यूज नहीं करने वाला। पर तभी वहाँ पर ये साला डड्डू आ जाता है, तो वो उसके पास जाता है, लेकिन उसके स्वागत करने वाली आवाज को सुनकर पीछे हट जाता है। तब वो डड्डू उस पर अपनी थापी से हमला करता है और उसके ड्यूरेबिलिटी पॉइंट्स नीचे गिरने लगते हैं। वो नोट करता है कि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो गई तो वो खराब हो जाएगा और वो किसी के भी काम का नहीं रहेगा। अबे साले डड्डू पागल हो गया क्या? लेकिन वो डड्डू अभी भी लगातार उस पर हमले किए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी लगातार नीचे गिर रही होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मैजिक स्टैट है, जो जानकर वो हैरान है कि इस दुनिया में मैजिक है। वो अपने पॉइंट से अपनी ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट्स को रिकवर कर सकता है, तो वो सोचता है कि उसे वेट करना चाहिए जब तक कि वो डड्डू बोर नहीं हो जाता। लेकिन वो डड्डू अपने बाकी दोस्त डड्डुओं को भी ले आता है। आप उस डड्डू के हाथ में कुल्हाड़ी को देखकर हमारा मेन हीरो घबराने लगता है और वो एक फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि वो खुद को बचा सके। पर वो देखता है कि उसके पास कुछ भी काम का नहीं, तो वो सारे डड्डू डमाडम उसके बचाने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि वो गॉड से एक ब्लेसिंग ले सकता है। वो बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज में से किसी को भी चूज कर सकता है, तो वो एक बैरियर एबिलिटी को चूज करता है जिससे कि वो सारे डड्डू उड़कर पीछे गिरते हैं। वो सोचता है कि अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर वो नोट करता है कि उसके पॉइंट्स लगातार नीचे गिर रहे होते हैं क्योंकि वो सारे डड्डू मिलकर लगातार उस बैरियर पर मार रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो सभी डड्डू बोर हो जाते हैं और हमारा हीरो किसी तरह उनसे बचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पॉइंट्स का यूज कर अपनी ड्यूरेबिलिटी को रिपेयर कर लेता है और हम देखते हैं कि अब उसके पास 311 पॉइंट्स हैं। अब कुछ दिनों बाद उसने अभी भी किसी आइटम को नहीं बेचा, पर तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। उसने उसको पहले ही देख लिया, पर वो जानती है कि उसे कितनी भूख लग रही है। वो कहती है कि वो एक हंटर नहीं बन सकती। हमें पता लगता है कि वो यहाँ पर डड्डुओं का शिकार करने आई होती है, लेकिन अभी तक उसने एक को भी नहीं पकड़ा है। वो उस वेंडिंग मशीन को देखती है, पर उसको नहीं पता कि आखिर ये क्या कर सकती है। तब वो भी उसकी आवाज सुनकर डर जाती है, जो कि उसका स्वागत कर उसको सिक्का डालने को कहता है। लड़की सोचती है कि आखिर ये किस तरह के सिक्के लेता होगा, तो वो उसके अंदर कॉपर के कॉइन को डालती है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो देख हमारा हीरो समझ आता है कि उसको कॉइन को
कन्वर्ट करने वाले फंक्शन को अपने अंदर डालना होगा। तो वो जल्दी से 100 पॉइंट्स देकर अपने अंदर इस स्किल को डाल लेता है और उसके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, जिससे कि लड़की को पता लगता है कि उसे एक सिल्वर कॉइन देना होगा। उसको लगता है कि ये बहुत ही महंगा है, पर वो फिर भी उसमें सिक्का डालती है क्योंकि वो बहुत ही भूखी है, जिससे कि वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली अपनी एक आइटम बेच दी है। और लड़की फैंटा की बोतल लेती है, वो उसको पीते ही खुश होती है क्योंकि उसको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो भी ये देखकर खुश है कि उसको ये पीकर बहुत ही अच्छा लगा। और लड़की सोचती है कि आखिर उसके पास और क्या क्या आइटम्स हैं, जिसके बाद वो उसकी मिल्क टी को भी बहुत पसंद करती है। और शाम तक हमारे हीरो के पास 6 सिल्वर कॉइन्स हो जाती है, जिसका मतलब कि उसके पास 60 पॉइंट्स आ गए हैं। तब वो लड़की उसके बगल में ही सो जाती है, जिसको कि वो अपने बैरियर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही कीमती है। अब जब लड़की जागती है तो वो उसके खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसकी आवाज सुनकर वापिस से घबरा जाती है। वो सोचती है कि क्या वो बात कर सकता है क्योंकि वो भी किसी को जानती है जो कि ऐसे ही मैजिकल पावर वाले टूल्स को बनाता है। तो वो सोचती है कि क्या वो भी कुछ गिनी चुनी लाइंस को ही बोल सकता है। वो नोटिस करती है कि वो उसकी बातों को समझ सकता है और वो बात करने का एक तरीका निकाल लेती है जहाँ उसके हेलो का मतलब हाँ होगा और शुक्रिया का मतलब मना। जिसके बाद वो अपने आप को लामस से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो उसको अपना नाम नहीं बता सकता, तो इसीलिए वो उसका नाम बॉक्सो रख देती है। वो सोचती है कि क्या वो यहाँ पर अकेला है और कहती है कि उसे उसके साथ यहाँ से चलना चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है और वो लड़की तुरंत ही उसे उठा लेती है। उसको यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर है, पर वो खुश है कि वो फाइनली यहाँ से जा रहा है। हमें पता लगता है कि लामस के पास गॉड की दी हुई स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग है, जिससे हमें उसकी इतनी ताकत के बारे में पता लगता है। अब इतना चलने के बाद वो थोड़ा ब्रेक लेने का सोचती है और साथ में एनर्जी के लिए वो दूध की बोतल भी लेना चाहती है, पर उसको लगता है कि दूध उसके लिए काफी नहीं होगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए कुछ और ढूंढेगा। लामस ये देख हैरान है कि वो अपने अंदर की आइटम्स को चेंज कर सकता है और वो इस नई आइटम को खाने का सोचती है। हम देखते हैं कि ये पोटैटो चिप से भरा कैन है और उसको ये इतने पसंद आते हैं कि वो काफी सारे डब्बे खा लेती है। और हमारा हीरो भी किसी तरह 320 पॉइंट्स को रिकवर कर लेता है। जिसके बाद वो विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां गार्ड पूछते हैं कि आखिर वो ये क्या ले आई है। वो बताती है कि ये एक मैजिक डिवाइस है जो कि पैसों के बदले में आइटम्स को देता है। वो कहती है कि उसको ये लेक पर मिला था, तो वो सोचती है कि क्या वो इसे अपने साथ रख सकती है। जिस पर गार्ड कहता है कि ये तो नॉर्मल है कि अगर किसी को भी डंजन से कुछ मिलता है तो वही उसका ओनर है। और बॉक्सा सोचता है कि क्या वो डंजन में थे, पर उसको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो वहाँ पर आसमान को देख सकता था। तब गार्ड्स उससे कुछ लेने का सोचते हैं और वो ड्रिंक पीकर बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके सभी आइटम्स को टेस्ट कर लेते हैं, जो देख बॉक्सो बहुत ही खुश होता है। अब इन सब के बाद वो विलेज में एंटर कर जाते हैं, जहाँ लामस देखती है कि एक लड़की को कुछ लोग बुली कर रहे हैं। तो वो उनमें से एक को तो ठिकाने लगा देती है, पर इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो किसी पर भी ठीक से निशाना नहीं लगा पाती। लेकिन वो बुली फिर भी वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद लामस यान में जाती है और उसकी फ्रेंड तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। वो खुश है कि वो सही सलामत वापस आ गई है। ऐसा लगता है कि शायद लामस को कुछ हंटर्स ने पीछे छोड़ दिया था कि तभी वो उसको बॉक्सों से मिलवाती है, जो देख मनामी को लगता है कि वो यहाँ पर सड़ा टीन का डब्बा ले आई, पर लामस कहती है कि ये बहुत ही काम का है। अब लामा उसको बाहर रख देती है। मनामी जानती है कि वो सरफेस में जाना चाहती है ताकि वो बॉक्सर को अपने दोस्तों को दिखा सके, पर मनामी सोचती है कि आखिर वो ट्रांसफर सर्कल के लिए कैसे पे करेगी। यहाँ खुला आसमान दिखने के बावजूद भी वो एक डंजन में है, जिसको कि क्लियर फ्लो लेक से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि शायद ट्रांसफर सर्कल की जरूरत पड़ती है यहाँ से जाने के लिए, पर लामस ने तो अपने सारे पैसे आइटम्स में उड़ा दिए हैं। तो मनामी लामस को उसके किचन में काम कर पैसे कमाने को कहती है और उसको उम्मीद है कि बॉक्सो भी कस्टमर्स को लाने में मदद करेगा। वहाँ के लोग जल्दी ही उस मशीन की आइटम से अट्रैक्ट होने लगती है। अब रात को लामस उसको गार्ड्स के गेट के पास रखाती है। अब अगले दिन लामस को पता लगता है कि उसकी ये नई आइटम विलेज में बहुत ही पॉपुलर हो रही है, पर डे के टाइम में वो उसको वहाँ से हटा देती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके चक्कर में उनके रेस्टोरेंट की कमाई ना हो। तब वो लड़की जिसको कि कल लामस ने बचाया था वो उसके पास आती है, लेकिन वो उसकी आवाज से डर जाती है, तो वो उसके ऊपर पत्थर फेंककर वहाँ से भाग जाती है। उनके दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। वो रात को उससे उन गार्ड से वापस ले लेती है। वो चलते चलते उससे बात करती है और उम्मीद करती है कि वो एक दिन सच में बात कर सके, जिस वजह से उन्हें जल्दी से उसके फ्रेंड के सरफेस पर जाना होगा। लामस खुश है कि उसने उसको ढूंढा है और वो सोचता
है कि वेंडिंग मशीन की तरह रीइंकारनेट होना इतना भी बुरा नहीं है। अब अगले दिन बॉक्सो डरा हुआ है जब वो अपने आप को एक भालू के सामने पाता है। पर हमें पता लगता है कि ये भालू असल में हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर है। वो बॉक्सो को देखकर इम्प्रेस्ड है और वो वहाँ पर उसकी मदद मांगने आया है। वो बताते हैं कि वो फ्रॉग मॉन्स्टर के बेस पर हमला करने का सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी उनके साथ ही आए। लामस को समझ नहीं आता कि आखिर वो बॉक्सो को अपने साथ लाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो तो लड़ नहीं सकता है। पर डायरेक्टर कहते हैं कि उसका गरम गरम खाना देना हमारे हंटर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है और वो वादा करते हैं कि वो उनको सेफ रखेंगे। बॉक्सो भी सोचता है कि अगर हमने उन फ्रॉग मॉन्स्टर से छुटकारा नहीं पाया तो वो गांव के लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, तो इसीलिए वो भी जाने के लिए मान जाता है। अब 3 दिन बाद वो अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं और हमें पता लगता है कि ये सीजन उन फ्रॉग्स के लिए ब्रीडिंग का सीजन है, तो इस समय में वो अभी तादाद में बहुत ही ज्यादा होंगे और डायरेक्टर के हिसाब से गांव के लोग उस मैजिकल सर्कल को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वही एक जरिया है जिससे कि वो डंजन के अंदर और बाहर जा सकते हैं। अभी यहाँ सभी हंटर्स रेस्ट के लिए रुकते हैं और लामस बॉक्सो को नीचे रख देती है कि तभी उनमें से एक हंटर उससे बात करने आता है जो कि उसको ज्यादा चिंता न करने को कहता है क्योंकि वो लोग वहाँ पर हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो भी बॉक्सो को देखकर इंटरेस्टेड है और लामस उसे समझाती है कि उसे कैसे उसका यूज करना है। अब वो आदमी बॉक्सो से एक लेमन टी लेता है और वो उसकी पैकेजिंग को देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, जिसके बाद वो उसको पीता है और उसे ये बहुत ही पसंद आता है। वो पूछता है कि आखिर ये सब आता कहाँ से है, पर लामस कहती है कि बॉक्सो इसे अपने आप ही रिफिल कर लेता है, जो जानकर वो आदमी उसमें और भी इंटरेस्ट लेने लगता है। तो वो वहाँ पर अपनी वाइस कैप्टन फेल्मिना को बुलाता है जो कि इस टोपी वाले आदमी को कैप्टन कैलरॉय कहती है और बॉक्सो ये जानकर हैरान है कि वो एक कैप्टन है। कैलरॉय को याद आता है कि फेल्मिना मैजिक टूल्स को लेकर बहुत एक्सपर्ट है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो बॉक्सो के बारे में और भी कुछ जानती है। तब वो उसको ध्यान से देखती है और कहती है कि इसके अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं है। वो कहती है कि ये एक टीन के डब्बे के जैसे ही है। कैलरॉय बताता है कि कैसे ये मैजिक से अपने आप को रिफिल कर लेता है और उसको लगता है कि शायद ये आइटम दूसरी डायमेंशन से यहाँ पर आ रही है और फेल्मिना बताती है कि शायद ये पावर किसी गॉड की ब्लेसिंग है। कैलरॉय सोचता है कि ये एक मिस्ट्री है, तो वो बॉक्सो का ड्रिंक के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब डायरेक्टर सभी को यहाँ पर कैंपिंग करने को कहता है और बॉक्सो सोचता है कि अब मेरे जलवा दिखाने का समय आ गया है। तब सभी लोग लाइन में उससे चीजें खरीदने के लिए खड़ जाते हैं और हमें पता लगता है कि इस मिशन के लिए उसने अपने पास बहुत सारे कप नूडल्स रखे हैं। सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है और बॉक्सो एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खारी होती है। तब लामस उससे बात करने की कोशिश करती है और वो अपना नाम सुई बताती है। अभी यहाँ रात को डायरेक्टर उन्हें ज्वाइन करता है और लामस को बताता है कि डड्डुओं की गुफा अब उनसे 3 घंटे ही दूर है। तब वो उसको एक चॉइस देते हैं कि या तो वो कैंप में ही वेट कर सकती है या फिर वो भी हंटर्स के साथ बैटलफील्ड को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन लामस भी वहाँ पर जाना चाहती है क्योंकि असल में है तो वो भी एक हंटर ही, पर उसे बॉक्सो की चिंता है। पर तभी बॉक्सो कहता है कि उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों वहाँ बैटल में जाने के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन वो फ्रॉग के बेस में पहुंच जाते हैं कि तभी डायरेक्टर उनको हमला करने को कहता है और हम देखते हैं कि हंटर्स डडुओं को मारने लगते हैं। तब कैलरॉय अपनी टीम को कहता है कि अगर तुम ज्यादा किल करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो सुनकर वो जोश में आ जाते हैं। तब लामस भी अपना बेस्ट देना चाहती है, पर बॉक्सो उसको लेकर चिंता में है क्योंकि उसका किसी को मारने का निशाना बहुत ही कच्चा है। पर तभी एक डड्डू उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन वो उसको बड़ी आसानी से दूर फेंक देती है। वो खुश है कि उसने एक डड्डू को मारा है और उसको लगता है कि बॉक्सो का उसकी पीठ पर होने से उसको अच्छा बैलेंस मिल रहा है। तब हम देखते हैं कि मिसफिट की टीम भी काफी सारे डड्डुओं को मार रही होती है और फेल्मिना अपने वाटर मैजिक से 3 डड्डुओं को एक साथ ही मार देती है। पर तभी वहाँ पर और भी डड्डूस आ जाते हैं और कैलरॉय को उनका इतना सारा होना बहुत ही अजीब लगता है। हम देखते हैं कि वो सभी चारों ओर से गिर गए हैं और बॉक्सो को ये देखकर चिंता होने लगती है। तब वो डड्डू उन पर हमला करने बढ़ते हैं और सुई लामस को प्रोटेक्ट करती है। पर तभी वहाँ पर एक डड्डू सुई पर हमला करने जा रहा होता है, तो लामस उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्सो का बैरियर उस डड्डू को दूर फेंक देता है। तब वो लड़कियां उस बैरियर को देखकर कंफ्यूज्ड हैं और सोचती हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पर बॉक्सो खुश है कि उसने उनको बचा लिया है। तब वो उनके लिए 1000 पॉइंट देकर एक नई एबिलिटी को खरीदता है, जिससे कि वो अपने व्यू पॉइंट को और भी बढ़ा लेता है। तब लामस उसको उसके पीछे ध्यान रखने को कहती है और कैलरॉय उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसकी तारीफ करता है, जो सुनकर लामस शर्माने लगती है कि तभी बॉक्सो कहता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। पर वो अपनी तारीफ सुनकर इतनी डिस्ट्रैक्टेड है कि बॉक्सो वापस से बैरियर को बनाकर उन डड्डुओं
को पीछे उड़ा देता है। तब कैलरॉय भी इस बैरियर को देखकर हैरान है और लामस कहती है कि ये जरूर बॉक्सो की पावर है। जो सुनकर कैलरॉय को उस पर और भी इंटरेस्ट आने लगता है, पर बॉक्सो को एहसास होता है कि शायद वो उसके लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद वो उन सभी डड्डुओं को हरा देते हैं और कैलरॉय अपनी टीम को उन सभी की जीप काटने को कहता है ताकि एसोसिएशन उनके अच्छे दाम दे सके। वो सोचते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और कैलरॉय उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें आगे जाकर फ्रंट लाइन की मदद करनी चाहिए। फेलमिना उसको याद दिलाती है कि उनकी जॉब है कि उन्हें लामस और बॉक्सो को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कैलरॉय तो और पैसे कमाना चाहता है। वो कहता है कि वो उन सभी को भी बोनसेस देगा और फेलमिना कहती है कि अब ये सब कुछ लामस पे डिपेंड करता है। तब कैलरॉय लामस को वहाँ से आगे चलने के लिए कहता है और लामस भी खुशी खुशी फ्रंट लाइन के हंटर्स की मदद करना चाहती है। तब वो वहाँ पर और भी डड्डुओं को मारने लगते हैं, लेकिन इस चक्कर में उनके बहुत सारे हंटर्स घायल हो जाते हैं। तब लामस उन सभी को उठाकर कैरिज में रख देती है और बॉक्सो सोचता है कि आखिर वो उनकी मदद कैसे करे कि तभी उसको एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो फ्री में उनको कुछ ड्रिंक्स देगा और हंटर्स भी खुश हैं कि बॉक्सो उनके साथ है। तब डायरेक्टर कैलरॉय को उनके रेस्क्यू में आने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। वो कहते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर दुगने फ्रॉग्स हैं और लामस सोचती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। डायरेक्टर कहते हैं कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रॉग किंग जाग गया है और बॉक्सो सोचता है कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तब डायरेक्टर कैलरॉय की मदद मांगते हैं उसको हराने के लिए और डायरेक्टर लामस को पीछे रहकर बाकी हंटर्स को हील करना और उनको खाना प्रोवाइड करने को कहता है। अब यहाँ रात को लामस को बाकी हंटर्स की मदद करने के लिए कोई बुलाता है, पर तभी यहाँ पर एक अजीब सा बंदा बॉक्सो के पास आता है और बॉक्सो भी उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसके पैसों के पीछे है, तो वो उसको एक फ्री ड्रिंक दे देता है। पर जैसे ही वो आदमी उसको लेने जाता है तो बॉक्सो उसके ऊपर एक गर्मा गर्म सूप गिर देता है, जो देखकर बॉक्सो हंसने लगता है। तो वो आदमी गुस्से में उसको मारने ही जा रहा होता है कि तभी लामस सही समय पर वापस आ जाती है और वो उसको मारकर बेहोश कर देती है कि तभी यहाँ पास में शोर शराबा हो रहा होता है और फ्रॉग किंग अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं। हंटर सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और वो सभी लोग उसको देखकर बहुत ही घबराने लगते हैं। तब लामस बॉक्सो को वैगन पर रख देती है, लेकिन सुअर भी वहाँ से चलने के लिए बहुत ही डरे हुए हैं, तो लामस उन सभी को वहाँ से भागने देती है और हंटर सोचते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, पर हम देखते हैं कि वो अपनी ताकत से उस वैगन को खींच रही होती है। तब बॉक्सो सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि उसका बैरियर उन सभी को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। तब वो कोई तरीका ढूंढने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर को थोड़ा स्लो कर सके और जब वो अपनी आइटम लिस्ट में कुछ काम का ढूंढने लगता है तो वो बहुत सारी कोक की बोतलों को खरीद लेता है और लामस को लगता है कि शायद उसके पास कोई प्लान है। तब हंटर्स उस कोक को उठा लेते हैं और बॉक्सो अपने फंक्शन को चेंज कर अपने आप को एक कैंडी मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी मेंटोस है और लामस सोचती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तब यहाँ बॉक्सो को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है अपना प्लान समझाने में, क्योंकि वो तो ठीक से बोल नहीं सकता, तो वो बस बार बार उसको सिक्का डालने को कह रहा होता है। लामस को समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहता है और फ्रॉग किंग भी उनके पास पहुंच जाता है। तभी एक हंटर कहता है कि शायद बॉक्सो खराब हो गया है, पर लामस कहती है कि वो उनकी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर बॉक्सो भी कुछ नहीं कर सकता है कि तभी वो चोर भी जाग जाता है और फ्रॉग किंग को देखकर खुद को खोलने को कहता है, पर हंटर्स उसके मुंह में मेंटोस को भरकर उससे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन इतनी सारी से उसका गला घुटने लगता है, तो वो उसको निगलने के लिए थोड़ी सी कोक देते हैं, जिससे कि उसके मुंह में धमाका हो जाता है, जो देखकर लामस को एक आइडिया आता है और वो बॉक्सो के प्लान को समझ लेती है, जिसके बाद वो बाकी के हंटर्स को भी समझा देती है और वो कोक का यूज कर उस फ्रॉग की आइस पर हमला कर देते हैं। तब कार्लो और डायरेक्टर भी सही समय पर वहाँ पर आ जाते हैं और वो फ्रॉग किंग को हराने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं और डायरेक्टर उसके जान खतरे में डालने के लिए उससे माफी मांगने लगते हैं और वो बॉक्सो का भी सभी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने विलेज पर हमला कर दिया है, तो लामस तेजी से किचन हाउस के पास जाती है और देखती है कि वो तो पूरे तरीके से तबाह हो गया है और वो मनामी को लेकर चिंता करने लगती है, पर बॉक्सो किसी तरह उसको शांत करता है और लामस सोचती है कि मनामी जान बचाने के लिए हंटर एसोसिएशन में गई होगी। हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशालकाय दो मुंह वाला एनोकोंडा इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार था और लामस उन दोनों गार्ड से मिलती है, तो वो मनामी और उसकी मम्मी के बारे में पूछती है, तो गार्ड्स कहते हैं कि वो सभी अंदर सुरक्षित है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग में क्रॉसबोस लगे हुए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ट्रांसफर सर्कल रखा हुआ है। तब मनामी लामस का वापस से वेलकम करती है और वो खुश है कि सभी लोग सेफ हैं। तब बॉक्स तो लोगों की मदद करने का सोचता है और
डिसाइड करता है कि आज के दिन वो सभी लोगों को आइटम्स फ्री में देगा। अभी यहाँ रात को हमें पता लगता है कि ये एनाकोंडा फ्रॉग मॉन्स्टर का ही दुश्मन है और बॉक्सो ये देखकर हैरान है कि गांव के सभी लोग उसके मीट को पकाकर खा रही है। हम देखते हैं कि फ्री आइटम देने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लग गई है और हम देखते हैं कि उसने दारू को भी बेचना शुरू कर दिया है। तभी यहाँ लामस ने भी थोड़ी दारू पी ली है और वो खुश है कि मिशन ठीक से पूरा हो गया है। वो इस बात से भी खुश है कि सभी लोग बॉक्सो को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और उसको लगने लगा है कि बॉक्सो भी अब उन सभी की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अब अगले दिन सभी लोग चीजों को रिपेयर करने लगते हैं और बॉक्सो को एसोसिएशन के बाहर रख दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तब लामस बॉक्सो के पास जाती है और बताती है कि डायरेक्टर ने उनको एक पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बड़े पत्थरों को संभालना है। तो वो बॉक्सो को अपने साथ लेकर जाती है और वो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर बड़ी आसानी से उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो पत्थरों को फेंकने ले जाने लगती है। पर कैलरॉय अचानक से वहाँ पर आ जाता है तो वो वहाँ पर सभी को बॉक्सो की कुछ आइटम्स देता है, जो देखकर लामस बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन कैलरॉय उसको बॉक्सो के साथ उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन वो एकदम से ही मना कर देती है। तब कैलरॉय इस रिजेक्शन के साथ वहाँ से चले जाता है और लामस कहती है कि वो किचन हाउस को बनाने में काफी बिजी है। अब अगले दिन बॉक्सो को एक लड़की और उसका असिस्टेंट देखता है। लामस सोचती है कि आखिर वो कौन है। तब वो लड़की अपने आप को कावी से इंट्रोड्यूस करती है जो कि एक्सचेंज हाउस से आई है। वो कहती है कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ गांव के लोगों के पास सिल्वर कॉइन्स बहुत ही कम है। लामस कहती है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि बॉक्सो सिर्फ सिल्वर कॉइन्स ही लेता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसने ये सब कुछ बता दिया। तब कावी उन सिक्कों को गोल्ड कॉइन से चेंज करने का प्रपोजल रखती है, पर बॉक्सो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऐसा कोई एक्सचेंज फंक्शन नहीं है। लामस कहती है कि हम गोल्ड कॉइन से कोई आइटम खरीद लेते हैं जिसके छुट्टे में हमें सिल्वर कॉइन्स मिल जाएंगे और ऐसा करके वो पूरे बॉक्स को सिल्वर कॉइन से भर लेती है। पर वो चोर उन सिक्कों को देख लेता है। अब थोड़ी देर बाद हम एक बूढ़े आदमी को बॉक्सो के पास देखते हैं और हम देखते हैं कि उसने एक लॉटरी के फंक्शन को ऐड कर रखा है और वो आदमी ये देखकर हैरान है कि वो फिर से हार गया है। तो वो एक बार फिर से लॉटरी निकालना चाहता है, लेकिन उनकी वाइफ आकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी वो लड़की सियोरी वहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को लेकर आती है, लेकिन वो उसकी आवाज से डरकर नीचे गिर जाती है और उसको कोई आदमी उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। अब अगले दिन वो वापिस से उसके पास आती है। वो इस बात से नाराज है कि उसके पापा काम से गए हुए हैं। बॉक्सो देख लेता है कि वो थोड़ी उदास लग रही है तो वो उसको एक फैंटा की बोतल दे देता है। तो सियोरी उसका शुक्रिया अदा करती है। अभी यहाँ रात को बॉक्सो को बाथ हाउस में रखा होता है और हम देखते हैं कि वो शैम्पू और कंडीशनर को भी बेच रहा होता है और ये शैम्पू बालों वाले जानवरों को बहुत ही पसंद आता है। अब अगले दिन वो बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ वहाँ आ जाता है। तब वो उसको उस लॉटरी फंक्शन के बारे में बताती है और वो लड़की ये ट्राई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वो पहली कोशिश में जीत जाती है और उसके दादाजी को यह देखकर यकीन नहीं होता। उसको फ्री में एक लिम्का की बोतल मिल जाती है तो वो उसे अपने दादाजी को देना चाहती है और कहती है कि उसे उनके साथ बहुत ही मजा आया। पर हमें पता लगता है कि बॉक्सो ने उसको जानबूझकर जिताया होता है। अब अगले दिन डायरेक्टर बॉक्सो के पास आती है। उन्हें पता लगता है कि बॉक्सो के पास अब एक ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद को हाइड कर सकता है। तो वो उसको जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ पर छुपने को कहते हैं ताकि वो उसकी मदद से गुनहगारों को पहचान सके। तो वो एसोसिएशन के सामने ही छुप जाता है। लामस सोचती है कि आखिर वो कहाँ गया। मनामी उसको बताती है कि डायरेक्टर ने उसको काम के लिए लिया हुआ है। तो लामस एसोसिएशन के बाहर काम करना जारी रखती है। बॉक्सो के लिए आज का दिन बहुत ही शांत था। पर हम देखते हैं कि सियोरी भी उसको ढूंढ रही होती है। वो लामस के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसके प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा है। पर लामस कहती है कि वो किसी भी कीमत पर बॉक्सो को बेचने नहीं वाली। सियोरी कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने जितना पैसा पा सकती है। पर लामस मना कर देती है, कहती है कि बॉक्सो की जगह कोई नहीं ले सकता। सियोरी जानना चाहती है कि आखिर बॉक्सो असल में है क्या, पर इस बारे में लामस को भी नहीं पता। वो कहती है कि वो उनकी बातें समझ और रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो उसको एक पर्सन की तरह ही देखती है और बॉक्सो ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश है। सियोरी कहती है कि वो बॉक्सो को किसी न किसी तरीके से हासिल कर ही लेगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है कि तभी बॉक्सो बाहर आ जाता है और लामस उसको देखकर बहुत खुश है। वो कहती है कि उसने उसको बहुत ही मिस किया और वो उसको अपने पूरे दिन के बारे में बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। अब अगले दिन हम बॉक्सो को देखते हैं जो कि एक घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। पारे उससे पता लगता है कि असल में उसे किडनैप कर लिया गया है और सोचता है कि आखिर मुझे कहां पर ले जाया जा रहा है। तभी यहाँ कुछ घंटों पहले हम देखते हैं कि बॉक्सो के पास कुछ लोग आए होते हैं। वो कहते हैं कि उनको डायरेक्टर
डायरेक्टर ने हायर किया है ताकि वो दीवारों की मरम्मत कर सके। वो कहता है कि डायरेक्टर ने उसको उनके साथ जाने को कहा है ताकि वो काम के दौरान मजदूरों को खाना दे सके। तब बॉक्स तो उस आदमी को पहचान लेता है क्योंकि उससे पैसे चुरा रहा था। पर उसको लगता है कि शायद वो ठीक हो गया होगा क्योंकि वो अब डायरेक्टर के लिए काम करने लगा है। तो वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो सभी उसको कार में लोड कर लेते हैं। अब 8 घंटों बाद उसे एहसास हो जाता है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर वो कितना दूर जाने वाले हैं कि तभी वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर बॉक्सो अपने सिक्योरिटी कैमरा से उन सभी चोरों की फोटो खींच लेता है कि तभी एक चोर उसको खाना देने के लिए धमकाने लगता है। पर बॉक्सो मना करता है तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे कि बॉक्सो को थोड़ा सा नुकसान होता है। पर बॉस उस चोर को डांटते हैं कि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तब बॉस बॉक्सो को उसके सारे पैसे उनको देने को कहता है लेकिन बॉक्सो इस चीज के लिए मना कर देता है। वो देखते हैं कि बॉक्सो खुद को रिपेयर कर सकता है तो बॉस सभी को उसको तोड़ने को कहते हैं। तो वो सभी उसके डमाडम बजाने लगते हैं। वो देखता है कि डैमेज इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा पर वो फिर भी इसके लिए कुछ करना चाहता है कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि वो अपनी टफनेस को 1000 पॉइंट्स देकर एनहांस कर सकता है और उसकी बॉडी एकदम सॉलिड की हो जाती है जिससे उनके किए हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। बॉस देखता है कि बॉक्स तो पहले की तरह रिपेयर नहीं हो रहा है। वो घबरा जाते हैं कि शायद उन्होंने उसको तोड़ दिया है पर चोर कहता है कि ये तो ठीक लग रहा है। जिसके बाद बॉक्स उन सभी को कुछ ड्रिंक्स देता है और सभी लोग शांति भरी सांस लेते हैं कि वो अभी भी काम कर रहा है। जिसके बाद वो सभी उस ड्रिंक को पीते हैं लेकिन पीते ही उसे थूक देते हैं क्योंकि वो बॉक्सो की सबसे कम रेटिंग वाली ड्रिंक थी। कम रेटिंग वाली? मुझे तो लग रहा है उसमें बॉक्सो का सुसु ही होगा। जिसके बाद वो रात को अपने बेस में पहुंच जाती है और बॉक्सो को उठाकर अंदर ले आती है। जिसके बाद वो एक लड़की को उसको देखने को कहती है पर वो उसके आने से ही डर जाती है और उसके सामने इंस्ट्रक्शंस को फेंक कर वहाँ से भाग उठती है। जिसके बाद वो लड़की बॉक्सो से बात करने लगती है और वो सोचता है कि क्या उसे उसके जवाब देने चाहिए। तब वो लड़की अपने आप को गुलामी से इंट्रोड्यूस करती है और बॉक्सो उसको पहचान लेता है कि वो लामस की फ्रेंड है। वो असल में एक मैजिक आइटम इंजीनियर है और पता लगता है कि असल में उसको भी किडनैप किया गया है। तब बॉक्सो भी उससे बात करने लगता है और वो ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड है कि एक मैजिक आइटम समझ और बात कर सकती है। वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर समझ आती है कि इससे कैसे बात करनी है। गुलामी कहती है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि वो कैसे मैजिक आइटम्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस दे सकती है पर उनकी टेक्नोलॉजी से ऐसा करना पॉसिबल नहीं। तो वो आइटम्स के अंदर एक इंसानी रूह को डालने का सोचती है। बॉक्सो इम्प्रेस्ड है कि उसने ये सब कुछ समझ लिया है और गुलामी कहती है कि उसे अपनी इस एक्साइटमेंट के लिए एक ड्रिंक चाहिए। तो बॉक्सो उसको अपनी एक मिल्क टी देता है जिसको कि वो बहुत ही पसंद करती है। जिसके बाद वो दोनों ही बात करते रहते हैं और बॉक्सो कंफर्म करता है कि उसके अंदर एक ह्यूमन सोल है और अपने पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज। गुलामी सोचती है कि आखिर उसको पैसों की क्या जरूरत है क्योंकि आमतौर पर मैजिक आइटम्स को इनकी जरूरत नहीं होती। तब बॉक्सो उसको दिखाने का सोचता है और वो अपने आप को एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हिलुमी समझ आती है कि वो पैसों का यूज कर अपने अंदर और भी फंक्शन डाल सकता है। वो सोचती है कि आखिर वो और क्या कर सकता है तो वो उसको अपनी बैरियर स्किल दिखाता है। उसको लगता है कि ये किसी तरह की अदृश्य वॉल है पर तभी बॉक्सो उसको अंदर आने देता है और हिलुमी ये देखकर इम्प्रेस्ड है कि उसके पास एक ब्लेसिंग भी है। बॉक्सो भी ये देखकर हैरान है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ समझ रही है। जिसके बाद गुलामी सोने चली आती है और बॉक्सो सोचता है कि क्या गांव के लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो मिसिंग है कि तभी उसी वक्त चोर वहाँ पर आ जाती है। असल में वो हिलुमी को उनको डराने के लिए उससे बदला लेना चाहती है पर तभी बॉक्सो अपने आप को मैगजीन बॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन सभी चोरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तब वो सभी लोग उन मैगजीन से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सभी अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम को पूरा करना है। अब अगले दिन एक आदमी अंदर आकर गुलामी को खाना देता है। गुलामी एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े को देखकर खुश नहीं है तो बॉक्सो डिसाइड करता है कि वो उसको अपना कुछ खाना देगा। वो उसको हर तरह का खाना खिलाता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हिलुमी का पेट पूरे तरीके से भर गया है कि तभी बॉस वहाँ आकर उससे इस डब्बे के बारे में पूछता है लेकिन गुलामी उनकी मदद नहीं करना चाहती। पर बॉस कहते हैं कि उसके पास 2 ही दिन है ये पता लगाने को कि आखिर बॉक्सो का पैसा कैसे निकाला जाए। तो बॉक्सो सोचता है कि वो दिन आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी यहाँ गुलामी अभी भी उसको एग्जामिन कर रही होती है। बॉक्सो सोचता है कि उसे उन्हें किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर गुलामी को यहाँ से भागने का मौका देना चाहिए पर गुलामी कहती है कि उसे अपना सेक्रीफाइस देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस एरिया के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो अगर वो यहाँ से बचकर निकल भी गई तो वो
बाहर ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी, जिसके बाद वो थक हार कर सो जाती है। पर बॉक्सो सोचता है कि आखिर उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि तभी यहाँ रात को कुछ हलचल होने लगती है। उन्हें पता लगता है कि बाहर कोई फाइट हो रही है और तभी अचानक से वो लामस की आवाज को सुनता है। हम देखते हैं कि बाहर फाइट चल रही है और लामस जोर से बॉक्सो चिल्ला रही होती है। हिलुमी हैरान है कि बॉक्सो लामस का दोस्त है और कहती है कि हमें उनका यहाँ पर ही वेट करना चाहिए। पर हिलुमी अचानक से सोचती है कि शायद वो मुसीबत में है, क्योंकि यहाँ पर चोरों ने गोल्ड ही नहीं बल्कि बम से भरे डब्बे भी रखे हुए थे। बॉक्सो ये सुनकर घबरा जाता है और उनमें से कुछ बम फट जाती है, जिससे कि सीलिंग टूटकर उनके ऊपर गिरने लगती है। लेकिन बॉक्सो अपने बैरियर से किलुमी को बचा लेता है। किलुमी सोचती है कि क्या वो इस बैरियर को हमेशा के लिए रख सकता है, पर वो कहता है कि वो नहीं कर सकता। बॉक्सो सोचता है कि वो इन पत्थरों के नीचे दब नहीं सकेगा, क्योंकि आखिर उसने अपनी टफनेस को अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन उसको हिलुमी की चिंता है। हिलुमी को एहसास होता है कि उसकी एबिलिटी पैसों से काम करती है, तो वो चोरों के सोने के डब्बे की ओर इशारा करती है। तो बॉक्सो उन्हें अपने बैरियर के थ्रू अंदर आने देता है, जिसके बाद वो अपनी आइटम का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और हिलुमी लगातार उसके अंदर सारे सोने के सिक्के डाल देती है, जिससे कि बॉक्सो को बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो सोचता है कि वो लामस के आने तक इस बैरियर को काफी देर तक रोक सकेगा। पर तभी किलुमी अचानक से नीचे गिर जाती है। बॉक्सो को एहसास होता है कि वो यहाँ सांस नहीं ले पा रही, क्योंकि उसका ये बैरियर वहाँ पर आने वाली हवा को भी रोक देता है। तो वो सोचता है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए कि तभी वो खुद को एक ऑक्सीजन वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तब किलुमी सांस लेने लगती है और बॉक्सो खुश होता है कि वो अपने पास्ट में वेंडिंग मशीन को लेकर बहुत ही पागल रहा करता था। वो याद करता है कि 1965 के दौरान ऑक्सीजन वाली वेंडिंग मशीन हुआ करती थी। किलुमी सोचती है कि अगर वो लड़का होता तो वो कब की उसके प्यार में गिर गई होती, और बॉक्सो ये सुनकर शर्माने लगता है। तब लामस उनके पास पहुंच जाती है और वो बहुत ही खुश है कि उसने बॉक्सो को ढूंढ लिया। वो बैरियर से फिसल कर उसके ऊपर गिरकर रोने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने उसको खो दिया था। जिसके बाद वो उसे गले लगाकर माफी मांगती है कि उसने उसका ध्यान नहीं रखा, और बॉक्सो भी उसे वापस पाकर बहुत ही खुश है। तभी लामस देखती है कि हिलुमी भी वहाँ पर मौजूद है और हिलुमी खुश है कि वो सेफली बाहर आ गए हैं। फिल्मिना सोचती है कि आखिर कार्लो बिना पैसों में उनकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर कार्लो कहता है कि वो तो बस एक अच्छा पर्सन है। पर फिल्मिना जानती है कि वो तो बस बॉक्सो से एक फेवर लेना चाहता है, और कार्लो कहता है कि वो तो बस अपने सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे। इसके बाद हम लामस के बचपन को देखते हैं, जहाँ वो अपनी ताकत का यूज कर मछली को पकड़ लेती है। किलुमी सोचती है कि उसके माता पिता बहुत ही खुश होंगे, पर हमें पता लगता है कि लामस को बार बार घर में चीजें तोड़ने की वजह से डांट पड़ती रहती है। कि तभी अचानक से वो बॉक्सो के सामने खड़ी होती है, जहाँ वो उसको बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। पर हम देखते हैं कि वो तो बस एक सपने में होती है, जहाँ वो उसको दोबारा से छोड़कर ना जाने को कहती है। किलुमी बोलती है कि जब तुम्हें किडनैप कर लिया था तो लामस बिना खाए बिना सोए बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जिसके बाद वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसके गांव को पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया था, और इसी बीच लामस ने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो कुछ भी करने से डरती है, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। बॉक्सो अपनी तरफ से उसके लिए पूरी मदद करना चाहता है, और वो तो बस सपने देख रही है कि वो दोनों बस हमेशा साथ ही रहे। अब अगले दिन हिलुमी विलेज में थोड़ा घूमने का डिसाइड करती है, और लामस वहाँ से काम करने के लिए जाती है। तभी यह हुलामी और बॉक्सो के पास सुई के बॉडीगार्ड्स आते हैं। उनमें से एक बताता है कि सुई बहुत ही जल्द उनके पास एक रिक्वेस्ट करने आ रही है, और वो उम्मीद करते हैं कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। कि तभी वो सुई के वहाँ आने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। तब सुई अपने आप को हिलुमी से इंट्रोड्यूस करती है और उससे एक फेवर मांगती है। हिलुमी सोचती है कि आखिर वो क्या चाहती है, और सुई बताती है कि उनकी फैमिलीज इकट्ठा होने वाली है, जहाँ पर वो सभी अपनी नई मैजिक आइटम्स को दिखाएंगे, और जो ऑर्गेनाइजर खाना है वो उनका राइवल है, तो वो उनके सामने बॉक्सो को दिखाना चाहती है। हिलुमी को लगता है कि यह आइडिया मस्त है, और बॉक्सो भी इस बात पर सहमति करता है। जिसके बाद वो सभी इवेंट में जाते हैं, और बॉक्सो वहाँ पर सुई की राइवल को ढूंढता है। तब सुई उसके पास जाती है, और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं। तब ताना कंपटीशन को देखने लगती है, तो वो वहाँ पर हिलुमी और बॉक्सो को देखती है, पर उसको भरोसा है कि वही जीतने वाली है। जिसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पहला पार्टिसिपेंट अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन को दिखाता है। वो उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये एक तरह का मैजिक वेपन है जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हिलुमी सोचती है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर सबको पता लगता है कि वो तो बस अलग अलग अटैचमेंट को डंडे पर लगा रहा है, और सभी लोग इससे बहुत ही नाखुश है। अब काफी सारी अजीबोगरीब इन्वेंशन के बाद हिलुमी काफी ज्यादा बोर हो
हो जाती है कि तभी काना की बारी आती है, जहाँ उसके इंजीनियर बताते हैं कि उन्होंने एक मैजिकल रोबोट बनाया है। उलूमी ये देखकर हैरान है। उसको लगता है कि जरूर उन्होंने किसी की सोल को उस रोबोट के अंदर डाला है और नोट करती है कि ऐसा करना मैजिक इंजीनियर एसोसिएशन ने बैन कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। वो बताती है कि पास्ट में इसी की वजह से ही एक पूरा गांव तबाह हो गया था। तब वो रोबोट कमांड्स को फॉलो कर सभी को इम्प्रेस कर देता है, पर वो अचानक से खराब होने लगता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी को मारना चाहता है। तब वो इंजीनियर उसको बंद करने की कोशिश करता है, पर वो रोबोट उसको दूर फेंक देता है और वो रोबोट उसको ऐसे जगाने के लिए गुस्सा होने लगता है। तब उलूमी सुई के बॉडीगार्ड को उस रोबोट को रोकने को कहती है, लेकिन वो रोबोट उन सभी को दूर फेंक देता है। तब उलूमी उसके ऊपर कूदकर उसकी मैजिक सील को तबाह कर देती है, जिससे कि वो रोबोट वहीं बंद हो जाता है। कि तभी सभी क्राउड को एहसास हो जाता है कि उलूमी कौन है और हमें पता लगता है कि सभी लोग उसको काम बिगाड़ने के लिए जानते हैं। उलूमी कहती है कि उसके ये सारे इंसिडेंट उसके बचपन के थे और सुई अपनी जीत को काना के सामने पेश करती है। अब कुछ दिनों बाद सर्दियां आ जाती है और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट ओनर के सभी लोग मनामी के साथ मीटिंग कर रही है। वो बातचीत कर रहे हैं कि एक नया चेन रेस्टोरेंट मार्केट में आ गया है, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को लेकर टेंशन हो रही है। मनामी सबको बताती है कि बॉक्सो उनका सीक्रेट वेपन है और वो उससे डील करते हैं कि वो उसकी मदद के बदले लामस को बहुत सारा डिस्काउंट देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है। तब लामस और गुलामी भी वहाँ पर खाना खाती हैं, पर उनको ये खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता। वो सोचती हैं कि ये खाना बॉक्सो के खाने के सामने कुछ भी नहीं। लामस को लगता है कि ये खाना टेस्टी भी नहीं है और बॉक्सो सोचता है कि मसाले इस दुनिया में सस्ते नहीं है, पर इससे उसे एक आइडिया आता है। अब मनामी की अगली मीटिंग में वो कहती है कि हमें एक नए मेन्यू को बनाना होगा जिससे कि हम अपने कस्टमर को वापस से अट्रैक्ट कर सके। तो वो सभी अपनी नई क्रिएशन को लेकर आएंगे और लामस और हिलोमी उस फूड को टेस्ट करने लगती है और वो उन्हें इससे और भी अच्छा बनाने की टिप्स देने लगती है। कि तभी बॉक्सो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन्हें एक सैंपल देता है कि आखिर इसे कैसा टेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद सभी ओनर उसके पास एडवाइस लेने आ जाती है और वो बॉक्सो के सैंपल को टेस्ट कर बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। इसके बाद हम चेन रेस्टोरेंट को देखते हैं, जिसके बाहर बहुत सारे ओनर्स ने अपने फूड स्टॉल को लगाया होता है, जहाँ पर वो लोगों को अपने नए खाने से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लोग भी इस नए खाने को देखकर बहुत ही अमेज्ड हैं। मनामी भी खुश है कि उनका ये प्लान काम कर गया है और ये रेस्टोरेंट बंद होकर अपना कारोबार यहीं खत्म कर देता है। अब जब सभी ओनर खुशी मना रहे थे कि तभी कार्ल रॉय बॉक्सो के पास आता है। वो बॉक्सो को एक कैंपेन के लिए इनवाइट करता है, लेकिन बॉक्सो तुरंत ही मना कर देता है। तब कार्ल रॉय उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसकी मदद की थी जब वो किडनैप हो गया था। जो सुनकर बॉक्सो अपना माइंड चेंज करने के बारे में सोचता है। तब कार्ल रॉय उसको लामस से बात करने को कहता है। उलूमी कहती है कि बहुत से लोग ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि वो कार्लो के ग्रुप को ज्वाइन करे और वो सोचती है कि आखिर लामस क्या चाहती है। लामस कहती है कि वो लड़ना चाहती है ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सके, पर उलूमी सोचती है कि क्या वो बदले के पीछे है और बॉक्सो भी उसकी किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है। तो वो एक फ्लावर मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे लामस का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। बॉक्सो याद करता है कि गुलामी ने लामस के पास्ट के बारे में उसको क्या बताया था और जब गर्मियों के आते ही हंटर्स वापिस से काम करने लगेंगे तो वो चाहता है कि वो इस बीच उसको प्रोटेक्ट करे। कि तभी एक लड़की उसके पास आती है, पर गार्ड्स के वहाँ आने से पहले ही वो उसके पीछे छुप जाती है। तब वो गार्ड अपने लिए मीट सूप लेता है और उसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर वो यही सेम चीज क्यों खाता रहता है, पर टकलू गार्ड कहता है कि ये उसका फेवरेट है। हमें पता लगता है कि वो लड़की उसको पसंद करती है, लेकिन वो इतना शर्माती है कि वो कुछ कह नहीं पाती। अरे यार, ये लड़कियां ना मुझसे मिलने में भी ऐसे ही शर्माती हैं यार, क्या इसका इशारा मैं सही समझ रहा हूँ। तो बॉक्सो डिसाइड करता है कि वो इसकी उसमें मदद करेगा। तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उसको कुछ सब्जियां देता है, साथ ही में वो उसको और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देता है और वो लड़की भी समझ आती है कि वो उसको उस टकलू का फेवरेट सूप बनाने को कह रहा है। तब लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और हमें पता लगता है कि वो दोनों आपस में अब मिल गए हैं। यार बॉक्सो, तूने तो उनकी लव स्टोरी सेट कर दी यार। भाई मेरा और मेरे सब्सक्राइबर का भी कुछ सोच यार। अरे ठीक है रो मत, कर दूंगा तेरे लिए भी। अब गर्मियों का मौसम आ जाता है और हम देखते हैं कि लामस और बॉक्सो कैलरॉय के साथ डंजन में जाने के लिए मान जाते हैं। हमें पता लगता है कि वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के डंजन में जा रही है, क्योंकि वो इस गांव के 3 मेन मॉन्स्टर में से एक है और फ्रॉग बॉस और 2 मुंह सर वाले सांप से निपटने के बाद वो देखना चाहते हैं कि इतने कुछ दिनों में क्या क्रोकोडाइल मॉन्स्टर भी डबल हो गए हैं। जिसके बाद वो ग्रुप वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और हिलूमी बताती है कि वो भी उनके साथ ही जा रही है, क्योंकि डायरेक्टर
ने उसको वहाँ पर एक इकोलॉजी सर्वे परफॉर्म करने को कहा है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं और कैलरॉय खुश है कि वो फाइनली उस टाउन से बाहर निकल आया है कि तभी उन पर कुछ फ्रॉग मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। लेकिन ग्रुप बड़ी आसानी से उन सभी को संभाल लेता है। तब लामस भी उनकी मदद करना चाहती है तो वो उनके ऊपर पत्थर फेंकने का सोचती है। बॉक्सो सोचता है कि दूर से चीजें फेंक कर मारना उसके लिए काफी सही रहेगा, तो इसीलिए वो उसको कांच की बोतलें देता है। तो वो अपनी पूरी कोशिश से उस बोतल को फेंकती है, लेकिन उस बोतल और उस डड्डू के सर के बीच का डिस्टेंस उतना ही था जितना मैं और मेरी गर्लफ्रेंड का, बहुत दूर। अब थोड़ी देर बाद ग्रुप आराम करने के लिए रुकता है और वो सभी बॉक्सों के खाने का खूब एंजॉय करते हैं। वो खुश हैं कि उन्हें खाना खाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब बॉक्सो उन्हें अपना नया फंक्शन दिखाता है जिसमें वो उनको एक पोर्टेबल टॉयलेट दे देता है। ग्रुप के सभी लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है और कार्लो क्रेडिट लेने आ जाता है कि वही था जिसने की बॉक्सो को यहाँ आने के लिए मनाया है। पर ग्रुप को लगता है कि ये फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद वो वापिस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और कार्लो कहता है कि वो क्रोकोडाइल की टेरिटरी में एंट्री कर रही है। तो वो आका और शियर को वहाँ पर नजर मारने को कहता है, तो वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जबकि बाकी का ग्रुप रेस्ट करता है। और जब शाम को वो वापिस आते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 30 क्रोकोडाइल्स देखे हैं। उलोमी कहती है कि नॉर्मल ग्रुप कम से कम 10 से 50 के बीच का होता है और कार्लरॉय सोचता है कि अब जब ये ज्यादा तादाद में नहीं है तो हमें यहाँ इन्हें अकेले ही छोड़ देना चाहिए। पर फेल्मिना कहती है कि क्रोकोडाइल काफी महंगे दाम में बिकते हैं तो इसलिए वो उनको मारना चाहती है। इस बात पर कैलरॉय भी एग्री करता है और वो सभी आज रात वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अब जब वो सभी सो रहे थे तो हुलूमी लामस को अपना ध्यान रखने को कहती है। वो कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी लड़ने में मदद कर सकती। वो कहती है कि क्रोकोडाइल ठंड में बहुत ही कमजोर होती है। जो सुनकर बॉक्सो अपने आप को एक आइस मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जो देख हुलूमी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, पर वो सोचती है कि आखिर वो कितनी सारी आइस बना सकता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि बॉक्सो नदी में बहुत सारी बर्फ को घेर रहा होता है। तब क्रोकोडाइल्स ठंड के मारे जमीन पर आ जाते हैं और कैलरॉय सोचता है कि यही उनका मौका है। तब वो फेल्मिना को पूरे एरिया में धुंध बनाने को कहता है, पर वो कहती है कि वो इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। तो वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी बॉक्सो अपने आप को एक दूसरी मशीन में कन्वर्ट कर लेता है। वो पानी में ड्राई आइस को घेरने लगता है जिसकी वजह से पूरे एरिया में फॉग बनने लगती है। जिसके बाद वो क्रोकोडाइल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन हुलूमी बॉक्सो के साथ वहीं पर रुकी हुई है। वो बॉक्सो को अपना रियल मिशन बताती है कि डायरेक्टर ने उसको यहाँ बॉस मॉन्स्टर की रियल अपीयरेंस की इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। वो बताती है कि वो बहुत रेयरली दिखते हैं, पर अब जब उनमें से 2 दिखाई दिए हैं तो उसको लगता है कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है कि तभी वहाँ कुछ हलचल होने लगती है और हम देखते हैं कि ग्रुप तेजी से उनकी ओर ही आ रहा है। हम देखते हैं कि लामस बेहोश पड़ी है और उन सभी के पीछे क्रोकोडाइल बॉस पड़ा हुआ है। तब कैलरॉय हुलूमी को गाड़ी पर जंप करने को कहता है, पर वो बॉक्सो को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन बॉक्सो अपने बैरियर से उसको धक्का दे देता है और कैलरॉय उसको पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तब बॉक्सो बहुत तेज आवाज कर बॉस के ध्यान को अपनी ओर ले आता है। वो अपनी ड्यूरेबिलिटी और टफनेस को भी अपग्रेड कर लेता है, लेकिन वो बॉस फिर भी उसको दूर फेंक देता है और उसके एक हिट से उसके 1000 पॉइंट्स चले जाते हैं। बॉक्सो सोचता है कि उसका बैरियर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता है। तो वो अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस बॉस के मुंह की ओर चिकन के डब्बे फेंकता है। तब बॉस उन सभी को खाने लगता है। जो देख बॉक्स तो वहाँ पर बहुत सारे चिकन को फेंकने लगता है, लेकिन वो बॉस एक ही बाइट में बॉक्सो को ही पूरा खा लेता है। अब बॉक्सो अपने आप को उस बॉस के पेट में पाता है और वो नोट करता है कि उसके पॉइंट बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही है। तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उसके पेट में बहुत सारे सर्फ एक्सेल के पैकेट गिरने लगता है, जिसकी वजह से उस बॉस के पेट में दर्द होने लगता है। बॉक्सो देखता है कि इतना करना भी काफी नहीं होगा, तो वो खुद को गैस मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बॉस के पेट को गैस से भर देता है। जिसके बाद वो खुद को हीटिंग मोड में चेंज कर लेता है और वो अपने माइक्रोवेव में एक कैन को समन कर लेता है। वो 2 पेपर को ऐड कर माइक्रोवेव को फुल हीट कर पेपर में आग लगा लेता है। तो वो उसको अपने बैरियर से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि बॉक्सो ये जो कि वहाँ पर सही सलामत बचा है। बॉस के वहाँ मरने पर वो एक स्पेशल कॉइन गिराता है जिसको कि बॉक्सो अंदर ले लेता है कि तभी जमीन बीच में से अलग होने लगती है और बॉक्सो उस जमीन के अंदर ही गिर जाता है। अब जब वो नीचे की ओर गिर रहा था तो वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, जिसके बाद वो खुद को गुब्बारे वाली मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बहुत सारे गुब्बारों को फुलाकर अपने बैरियर को भर लेता है। लेकिन इतने सारे गुब्बारों से भी काम नहीं हो रहा था, तो वो
अपना वजन कम करने के लिए कार्डबोर्ड वाली मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ नीचे एक भूल भुलैया है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने कैमरा की मदद से ऊपर से इस भूल भुलैया की तस्वीरें लेगा। वो आराम से जमीन पर लैंड कर जाता है और नोटिस करता है कि वो जो क्रोकोडाइल का सिक्का था वो जमीन पर गिरा हुआ है। वो देखता है कि वो उसे उठा नहीं पाएगा, तो वो अपने अंदर कुछ नए फंक्शन को अनलॉक करने के बारे में सोचता है। पर वो ये देखकर हैरान है कि उसके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं और वो सोचता है कि जरूर उसको ये क्रोकोडाइल बॉस को हराने से मिले होंगे। वो सोचता है कि आखिर वो इन मिलियन पॉइंट से क्या कर सकता है और वो देखता है कि वो अपनी वेंडिंग मशीन का लेवल अप भी कर सकता है। तो वो अपनी रैंक को 2 में इंक्रीज कर लेता है, जिससे उसकी स्टैट्स भी बूस्ट हो जाती है और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और भी चीजों को अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो अपने आप को एक वैक्यूम मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी मदद से वो उस बॉस के कॉइन को अपने अंदर खींच लेता है। पर जब वो उसको एग्जामिन करता है तो वो देखता है कि वो उस मोमेंट पर उसको कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा है कि तभी अचानक से वो लाल बत्ती की तरह चमकने लगता है। असल में ये एक वार्निंग है कि उसके दिन की ट्रांसफॉर्मेशन 2 घंटे से ज्यादा हो गई है। तो वो वापिस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापिस आ जाता है और वो ये जानकर हैरान है कि उसकी भी एक लिमिट है। एक पूरा दिन गुजर जाता है और उसने अभी तक किसी एक पर्सन को नहीं देखा है। वो बस सूरज की किरणों का मजा ले रहा है क्योंकि उसके पास एक नया फंक्शन सोलर सिस्टम है जो कि उसके पॉइंट्स को बचाने में उसकी मदद करता है। कि तभी उसके सामने 4 छोटे भालू भागते आ रहे हैं। पर हम देखते हैं कि उनके पीछे सुअर दानव लगे हुए हैं और उनमें से एक भालू जख्मी भी है। तब बॉक्स तो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। तब वो अपनी पावर का यूज कर हाइड होकर अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है और उन सुअरों के चेहरे पर अपनी बोतल से हमला कर देता है, जिससे सुअर डर के मारे वहाँ से भाग उठते हैं। तब भालू सोचते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। कि तभी बॉक्सो उनके सामने आ जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर यह है क्या। पर जब वो बोलता है तो भालू डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बॉक्सो सोचता है कि वही उसकी बाहर निकलने की उम्मीद है, तो वो तेजी से खुद को एक खाने की मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और उनके सामने फ्राइड चिकन को फेंक देता है। उन सभी को उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। तब ये भालू सुकू सोचता है कि शायद ये खाना बेचने वाली मशीन है। पर उनके लीडर मिकन को लगता है कि शायद ये कोई जाल हो सकता है, लेकिन वो इस खुशबू को इग्नोर नहीं कर पाते और उनमें से एक भालू पाल इन चिकन को खाने लगता है। उसको ये चिकन बहुत ही पसंद आता है। तब बाकी के 2 भालू भी उसके पास जाते हैं और वो भी उससे चिकन का बॉक्स लेते हैं। उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आता है। अब मिकन भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाता, तो वो भी इसको खाने में शामिल हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि ये कितना टेस्टी है। अब इतने सारे डब्बे खाने के बाद पाल सोचता है कि उन्हें अब घर जाना चाहिए। पर मिकन कहता है कि उन्होंने अभी तक किसी ट्रेजर को नहीं ढूंढा। पर तभी सुकू बॉक्सो की ओर इशारा करती है। वो कहती है कि ये उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रेजर है। पर तभी बॉक्सो उन्हें कहता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। पर यहाँ भालू उसकी अलग अलग लाइन सुनकर बहुत ही डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये उनकी बातों को समझ सकता है। तब बॉक्सो भी उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, पर मिकिन को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और उसको लगता है कि ये कोई रैंडम लाइंस बोल रहा है, तो वो उसको अपने साथ ले जाने का सोचते हैं। पर बॉक्सो उन सभी के लिए बहुत ही भारी है। तब बॉक्सो वापस से खुद को कार्डबोर्ड में ट्रांसफॉर्म करने का सोचता है, पर उसको लगता है कि इससे वो सभी भालू बहुत ही डर जाएंगे, तो वो अपने नीचे 4 पहिए लगा लेता है। तो भालू उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं। वो उस एरिया पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन सुअरों ने उन पर हमला किया था। तब बॉक्सो उन्हें अपना बैरियर दिखाता है, जो देखकर भालू घबराने लगते हैं। तब बॉक्सो उनको बैरियर से बाहर रखता है और उनको ये बॉक्सो बहुत ही सस्पिशियस लगता है। तब बॉक्सो उनको नए फंक्शन के टेक्स्ट दिखाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भालुओं को तो जापानीज समझ नहीं आती, तो वो उसको पढ़ नहीं पाते। भालू सोचते हैं कि उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, पर तभी बॉक्सो उनके सामने और भी चिकन को रख देता है और वो उसको छोड़कर जाने के डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। कि तभी वो सुअर दानव वापिस से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और तब बॉक्सो अपने आप को एक गैस पंप में कन्वर्ट कर लेता है। पर तभी उसको याद आता है कि वो उसकी पाइप को मूव नहीं कर सकता, लेकिन तभी जमीन के हिलने से वो पाइप नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो वहाँ पर तेल को निकाल देता है और वो सारे सुअर उस पर फिसल कर गिर जाते हैं। पर जमीन अभी भी हिलती है क्योंकि एक आग से लिपटा हुआ स्केलेटन उनकी ओर ही बढ़ रहा होता है। मेकिन उसको पहचान लेता है कि ये इस डंजन का बॉस है और वो बाकियों को वहाँ से भागने का कहता है, तो वो बॉक्सों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं और वो बॉस उन सुअरों को खा लेता है। वो किसी तरह उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं और एक रात उन्हें उस बुलबुलैया में ही निकालनी पड़ती है। अब जब भालू सो रहे थे तो बॉक्सो देखता है कि कुछ आग से लपटे हुए सर उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो वो जितना हो सके उतना
शोर मचाने लगता है, जिससे कि भालू अपनी नींद से जाग जाती है। मीकन कहता है कि हमें उनको खत्म करना होगा, नहीं तो ये अपने बॉस को यहाँ पर बुला लेंगे। वो सोचते हैं कि आखिर वो इनसे कैसे लड़ेंगे, तो बॉक्सो तेजी से उनको ठंडे पानी की बोतल दे देता है, तो वो भालू उन खोपड़ियों के ऊपर पानी गिर देते हैं और मीकन एक ही बारी में उन सभी को खत्म कर देता है। पाल सोचता है कि ये बॉक्सो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए वो उनसे ही उनकी मदद कर रहा है, और बॉक्सो सोचता है कि यही उसका मौका है उनके साथ कम्युनिकेट करने का। पर मीकन कहता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि शायद ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। अब अगले दिन वो वापस से बाहर की ओर जाने लगती है, पर वो सुनते हैं कि उनके ऊपर ही कहीं फाइट हो रही है। तो कुरो तेजी से वहाँ पर नजर मारने जाता है और कहता है कि ये जगह सेफ है, क्योंकि उसने डायरेक्टर को देखा है और साथ ही में उसने एक बहुत ही ताकतवर लड़की को देखा है। तब यहाँ हम लामस को देखते हैं, जिसने कि एक सुअर को हरा दिया है। वो बॉक्सो का आवाज लगाने लगती है और देखती है कि बॉक्सो उसके सामने आ गया है, तो वो तेजी से जाकर उसको गले लगा लेती है। हम देखते हैं कि हुलामी और कैलरॉय का ग्रुप भी उसके साथ ही है और वो खुश हैं कि उन्होंने उसको फाइनली ढूंढ लिया है। तब वो भालू डायरेक्टर को ग्रीट करते हैं और डायरेक्टर उन भालुओं का बॉक्सो का ध्यान रखने का शुक्रिया अदा करते हैं। मीकन पूछता है कि आखिर ये बॉक्सो है क्या। तब डायरेक्टर बॉक्सो को उन्हें अपने गांव के नागरिक के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। मीकन पूछता है कि कैसे एक मैजिक आइटम गांव का रहने वाला हो सकता है। इस पर डायरेक्टर कहते हैं कि बॉक्सो उनकी बातें समझ सकता है, पर मीकन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि बॉक्सो तो सिर्फ कुछ भी रैंडम लाइंस बोलता रहता है। पर तभी लामस उनको उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बताते हैं। अब वो सभी उस भूलभुलैया से बाहर आ जाती है। तब डायरेक्टर उनको बताते हैं कि बॉक्सो को बचाने के अलावा उनका एक और मिशन है। वो बताते हैं कि कैलरॉय का ग्रुप स्केलेटन बॉस को हराना चाहता है। कैलरॉय बताता है कि इस ग्रुप में सभी के अपने अपने गोल्स हैं और सभी के सभी उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो उन्हें इस भूलभुलैया के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि अगर तुम इसके लोअर लेवल में सभी रिक्वायरमेंट्स के साथ पहुंच जाओ तो ये भूलभुलैया तुम्हारी एक विश को पूरा करता है। तब लामस उससे रिक्वायरमेंट के बारे में पूछती है और कैलरॉय को लगता है कि ये एक सिक्का है जो कि बॉस के मरने के बाद मिलता है। बॉक्सो ये जानकर हैरान है कि उसका ये सिक्का कितना कीमती है और कैलरॉय बताता है कि उनके ग्रुप के हिसाब से उनकी 6 विशेष हैं जिनको कि उन्हें पूरा करना है, पर अभी उनके पास 3 कॉइन्स हैं और वो दुनिया के हर एक कोने में घूम रहे हैं जहाँ जहाँ उन्हें बॉस के बारे में पता लगा है। कैलरॉय जानता है कि बॉक्सो को क्रोकोडाइल बॉस से एक सिक्का मिला है और वो उसको उसके साथ काम करने को कहता है, क्योंकि शायद इससे वो ह्यूमन में वापस से बदल सकता है। तब लामस ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो भी कैलरॉय के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है, पर बॉक्सो श्योर नहीं है कि वो वापस से इंसान में बदलना चाहता है। अब वो सभी वापस से भूलभुलैया में जाने का सोचते हैं और इसके लिए डायरेक्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं। बॉक्सो नोटिस करता है कि ये मैप पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, तो वो उनको वो पिक्चर्स दिखाता है जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, जो देखकर डायरेक्टर इम्प्रेस्ड हो जाता है और वादा करते हैं कि वापस विलेज जाकर वो उसको बोनसेस देंगे। अब वो सभी भूलभुलैया में जाते हुए स्केलेटन बॉस को हराने के बारे में सोच रहे होते हैं। तब डायरेक्टर उन्हें एक ट्रैप दिखाता है जिसको कि किसी दूसरे हंटर ने ढूंढा है और वो प्लान करते हैं कि वो बॉस को इस गड्ढे में गिरा देंगे। कैलरॉय को लगता है कि इतना भी काफी नहीं होगा उस बॉस को हराने के लिए और उसकी आग से लिपटी हुई बॉडी उनके किसी भी हमले को मेल्ट कर देगी। तो वो सोचता है कि वो फिल्मिना के वाटर मैजिक और बॉक्सो की पानी की पाइप से इस खड्डे को भर देंगे, जिससे कि वो उस बॉस की आग की लपटों को बुझा सकेंगे। तो वो बॉक्सो से पूछता है कि क्या वो इतना पानी ला सकता है, पर बॉक्सो सोचता है कि अगर वो अपनी पानी की बोतलों का यूज करेगा तो उनको इसे भरने में कम से कम 11 दिन तो लगेंगे ही। पर तभी वो अपने आप को एक प्रेशर वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और वो इससे बहुत सारा पानी निकाल सकता है। तभी लोग ये देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं, पर बॉक्सो को अपनी लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन टाइम को लेकर चिंता है। अब 2 दिनों से बॉक्सो 2 घंटों के लिए पानी को फुल प्रेशर में निकालता रहता है और भालू भी उस खड्डे के अंदर पानी को गिरते रहते हैं। तब मिकिन खड्डे के अंदर जाकर पानी के लेवल को देखता है, पर वो देखता है कि ग्राउंड ने सारे के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। पर तभी बॉक्सो एक नए प्लान के साथ आता है, जिसके बाद वो खुद को आइस मशीन में ट्रांसफॉर्म कर उस खड्डे के अंदर आइस को गिरने लगता है। अब यहाँ रात को लामस बॉक्सो से पूछती है कि क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि उसकी लाइट चमकती है जब वो कुछ सोच रहा होता है। वो उससे वापस इंसान बनने के बारे में पूछती है, पर बॉक्सो इस चीज को लेकर श्योर नहीं है। हालांकि वो भी उसके साथ इंसान बनकर बात करना चाहता है, पर जब वो इंसान बनने के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि फिर वो उनके किसी काम का नहीं रहेगा। इस फॉर्म में सभी लोग उसको बहुत ही काम का समझते हैं, पर अपनी इस वेंडिंग मशीन पावर को खोने के बाद लोगों को उसकी जरूरत
जरूरत नहीं होगी और यही चीज उसको बार बार डरा रही है। तब लामस उसे बताती है कि वो कैसे उसके साथ बात करना चाहती है और उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती है। जो सुनकर बॉक्सो के अंदर वापस से इंसान बनने की आग जाग उठती है। अब अगले कुछ दिनों बाद जो खड्डा है वो फाइनली तैयार हो गया है। उलूमी सोचती है कि क्या इतनी आइस काफी रहेंगी, क्योंकि उसके हिसाब से बॉस की आंख की लपटें इस पानी को वेपोराइज कर देंगी। कि तभी बॉस वहाँ पर आ जाता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। कि तभी मीकिन उस ट्रैप को दबाता है और वो बॉस उस खड्डे के अंदर गिर जाता है। तब किलूमी सभी को स्टीम से बचने को कहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी बाहर नहीं आता और मीकन देखता है कि वो आंख की लपटें खत्म हो गई है। उलूमी सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, पर हमें पता लगता है कि बॉक्सो ने असल में खड्डे को ड्राई आइस से भरा होता है, जिसका मतलब कि इस पिट के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है और क्योंकि आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती है तो इसीलिए उसकी आग की लपटें बुझ गई। तब ये ग्रुप उस बॉस के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है, पर मीकन को लगता है कि इससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा, तो वो कहता है कि उन्हें उसके ऊपर और भी भारी चीज फेंकनी होगी। तब कैलरॉय बॉक्सो की ओर देखने लगता है और कहता है कि हम इसे उसके ऊपर फेंक सकते हैं, पर लामस ऐसा करने से साफ मना कर देती है। कैलरॉय सोचता है कि उन सभी को नीचे जाकर उसको हरा देना चाहिए, क्योंकि आखिर उसकी आंख की लपटें तो चली गई है। पर बॉक्सो उनको नीचे जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग नीचे सांस नहीं ले पाएंगे। पर तभी बॉस वापस से ऊपर आने लगता है और कैलरॉय सोचता है कि उनके पास नीचे कूदने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जो सुनकर बॉक्सो घबराने लगता है कि तभी वो अपने आप को एक मैगजीन वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे लामस शर्मा कर उसको एक थप्पड़ मार देती है और बॉक्सो अपने आप को सबसे हैवीएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो सीधा बॉक्सो की खोपड़ी से गुजरता हुआ नीचे पहुंच जाता है, जिससे कि बॉस वहीं पर मारा जाता है और बॉक्सो उस दूसरे कॉइन को भी इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत सारे बलून बनाकर अपनी कार्डबोर्ड वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वापस से ऊपर आ जाता है। तब मीकिन ट्रैप को बंद कर देता है और बॉक्सो सेफली लैंड कर जाता है। तब लामस कहती है कि वो बहुत ही लापरवाह हो गया है, पर बॉक्सो तो बस खुश है कि उसके सभी दोस्त सेफ हैं। तब कैलरॉय उससे बॉस के कॉइन के बारे में पूछता है और बॉक्सो उसको देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हुलुमी उस सिक्के को उठा लेती है और कहती है कि ये सिक्का असल में बॉक्सो को बिलोंग करता है। तो कैलरॉय इस बात पर एग्री करता है, तो वो इसके बदले उसको 100 सिक्के देने का ऑफर देता है। बॉक्सो को यकीन नहीं होता कि वो उसे इतना ज्यादा ऑफर कर रहा है, पर उसको लगता है कि उसको एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो वो कैलरॉय को बेचने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी लोग वापस से विलेज की ओर जाने लगते हैं। वो भूल भुलैया के पास की हंटर एसोसिएशन की ब्रांच में जाती है, जहाँ कैलरॉय का ग्रुप मैजिक सर्कल की मदद से वहाँ से चले जाता है। पर लामस और हिलुमी वहीं पर रुक जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें एक मिशन दिया है कि उन्हें इस भूल भुलैया के एरिया को नापना है। कि तभी एक हंटर जिसका कि नाम मिगेल है वो वहाँ पर आता है और सभी लड़कियाँ उसको देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। यहाँ तक कि लामस भी सोचती है कि शायद वो एक हीरो है और बॉक्स तो ये सुनकर थोड़ा सा जेलस फील करता है। वो वहाँ पर उस भूल भुलैया के मैप को मांगता है, तो लड़कियाँ उसको कहती है कि वो उसको एक नया अपडेटेड मैप कुछ दिनों में दे देंगी। तो वो सोचता है कि वो कुछ दिनों बाद ही आएगा। आप यहाँ रात को हमें पता लगता है कि मिगेल कोई हीरो नहीं है जैसा कि लामस उसके बारे में सोचती है। असल में वो इस भूल भुलैया के पास इसीलिए आया है क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। तब वो अचानक से बॉक्सो से टकरा जाता है और हमें पता लगता है कि उसे लोगों से बात करने में बहुत ही नर्वस फील होता है। उसको नहीं पता कि आखिर सभी लोग उसको ही क्यों देखते रहते हैं और बॉक्सो ये देखकर हैरान है कि वो कितना डरपोक है। वो बार बार अपनी नर्वसनेस से पैनिक हो रहा होता है, जो देखकर बॉक्सो को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो उसे शांत रहने के लिए एक ड्रिंक को देता है। अब अगले दिन लामस बॉक्सो को कहती है कि मिगेल उनके साथ इस मिशन को ज्वाइन कर रहा है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। पर जब लामस उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है तो मिगेल बस उसकी बातों का जवाब हाँ में देता रहता है। पर जब हिलुमी भी उससे कुछ पूछती है तो वो पैनिक कर पीछे की ओर भाग जाता है। यहाँ बॉक्सो को उसके लिए बुरा लग रहा होता है, पर मिगेल भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब कुछ हफ्ते ऐसे ही चलने के बाद लामस को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। हिलुमी को भी उसकी चिंता हो रही होती है, तो वो उसको गाड़ी पर बैठने को कहती है, पर लामस डिसाइड करती है कि वो ऐसी ही चलती रहेगी। पर तभी उसको चक्कर आ जाता है और मिगेल उसको सही समय पर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और हमें पता लगता है कि ये लामस के महीने के कुछ स्पेशल डेज हैं। तो बॉक्सो सोचता है कि आखिर वो मदद के लिए क्या कर सकता है, तो वो एक हाइजीन प्रोडक्ट वाली मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। हिलुमी सोचती है कि आखिर ये चीज क्या कर सकती है, पर जब वो देखती है कि ये कैसे अब्सॉर्ब कर लेती है तो वो समझ आती है कि इसका कैसे यूज करना है। अब इसके
बाद बॉक्स तो एक वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लामस के कपड़ों को अच्छे से धो देता है। अब 2 हफ्ते एक साथ चलने के बाद मिगेल ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करता है। वो फाइनली उन सभी के साथ इकट्ठे खाना खाने लगता है। तब मीकन को आगे से कुछ स्मेल आ रही होती है तो वो उसी वक्त सभी को रुकने को कहता है। तब पहल भी इस स्मेल को सेंस कर लेता है और कहता है कि आगे कुछ लोगों का ग्रुप है। हुलूमी को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस रास्ते पर किसी को भी नहीं होना चाहिए। मिगेल ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और ग्रुप को बताता है कि शायद वो लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो उसको लगता है कि उसे उनको छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि वो सभी किसी मुसीबत में ना पड़े। पर लामस उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। ओलूमी सोचती है कि आखिर उसके पीछे लोग क्यों पड़े हैं, पर मिगेल इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। ओलूमी कहती है कि उसे उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बॉक्सो उन सभी को यहाँ बचा लेगा। तब बॉक्सो उसको अपना बैरियर दिखाता है और हुलूमी उसे इस बैरियर को टेस्ट करने को कहती है कि बॉक्सो उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकता है। तब मिगेल इस बात के लिए मान जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने की सोचता है। तब वो एक लाइटनिंग ड्रैगन को अनलिश करता है लेकिन बैरियर उसके इस हमले को रोक देता है। उसके इस हमले से 500 पॉइंट्स का डैमेज हुआ है और बॉक्सो हैरान है कि वो क्रोकोडाइल बॉस के अटैक के जितना ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मिगेल सेंस करता है कि आगे 3 स्वॉर्ड्समैन और 2 मैजिक यूजर हैं। लामस इम्प्रेस्ड है कि वो इतनी दूर से ये सब कुछ सेंस कर सकता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर मिगेल की जान के पीछे है और वो सोचते हैं कि क्या लामस और मीकन उनके साथी है, पर मिगेल कहता है कि वो उसके साथ नहीं है और उस आदमी को उनको अकेला छोड़ने को कहता है। वो कहता है कि वो उनको हार्म नहीं करेगा अगर वो उनकी बातें मान ले, पर मिगेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है तो वो लड़ने का डिसाइड करता है। तब लामस और मीकन वहाँ से भागने लगते हैं जिसकी वजह से 2 मैजिक यूजर का ध्यान उनकी ओर जाता है। तब मेजिस उनके ऊपर हमला कर देते हैं पर बॉक्स तो उस हमले को अपने बैरियर से रोक लेता है। जिसके बाद वो खुद को अपनी वॉशिंग मोड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद वो उनके ऊपर साबुन की झाग से हमला कर उनकी आंखों को खराब कर देती है और वो आसानी से उन दोनों को हरा देती है। तब यहाँ मिगेल लीडर से लड़ रहा होता है पर वो एक ही झटके में उसको नीचे गिरा देता है। तब मिगेल लामस को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। जिसके बाद वो उनको बाकियों को लाने को कहता है और तब तक वो इन आदमियों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। पर अब जब वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो मिगेल अभी भी नहीं बताता कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे और उसको लगता है कि उनका एक साथ ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं होगा, तो उसको लगता है कि उनको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। पर लामस कहती है कि उसे कालरॉय के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि उसको लोगों के पास से कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसकी टीम और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो मिगेल भी उनको ज्वाइन करने के लिए मान जाता है पर जैसे ही वो जाता है तो हम देखते हैं कि वो और भी लोगों से मिलना नहीं चाहता है। जिसके बाद वो सभी विलेज में वापस आ जाते हैं पर जब वो गिल्ड में चेक इन करते हैं तो क्लर्क को ये जानकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसको लगा था कि बॉक्सो तो पहले ही वापस आ चुका है। हमें पता लगता है कि जहाँ ये चेन वाला रेस्टोरेंट बंद हुआ था वहाँ पर कुछ वेंडिंग मशीन मौजूद है, पर जैसे वो उसमें सिक्का डालते हैं तो उन्हें पता लगता है कि असल में उसके अंदर एक पर्सन है जो कि रेस्टोरेंट से ही खाने को वहाँ बेच रहे हैं। लामस और हिलूमी इस चीज से इम्प्रेस्ड नहीं होते और बॉक्सो के वापस से विलेज में एक हफ्ता गुजारने के बाद उनका रेस्टोरेंट फिर से बंद हो जाता है। अब यहाँ मनामी रेस्टोरेंट ओनर के साथ एक और मीटिंग में होती है और वो कहती है कि हमें एक खाने का कंपटीशन रखना चाहिए। गांव की मरम्मत भी पूरी हो गई है तो उसको लगता है कि कॉन्टेस्ट एक अच्छा तरीका होगा लोगों के अटेंशन को अपनी ओर लाने का। दूसरे ओनर्स को भी लगता है कि ये एक आइडिया अच्छा है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले 2 हफ्तों में इस कॉन्टेस्ट को जारी करेंगे। पर एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर बॉक्सो से उसकी मदद मांगते हैं और हिलूमी सोचती है कि क्या कॉन्टेस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है। मनामी कहती है कि ये सब कुछ ठीक ही जा रहा था पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि सुई और बाकी के भालू भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और उन सभी को उनकी भूख के लिए ही जाना जाता है। तो रेस्टोरेंट ओनर को लगता है कि वो इस कंपटीशन के जरिए कंगाली हो जाएंगे। लामस सोचती है कि क्या बॉक्सो उनकी मदद कर सकता है तो बॉक्सो उन कंटेस्टेंट के लिए कोका कोला देता है क्योंकि इसके अंदर के बबल्स उनके पेट को जल्दी ही भर देंगे। तब वो सभी बॉक्सो को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा कहते हैं और मनामी उम्मीद करती है कि वो उनकी आगे भी ऐसे ही मदद करता रहेगा। अब यहाँ कंपटीशन के दिन हम देखते हैं कि इस इवेंट ने काफी सारे दर्शक को इकट्ठा कर लिया है और मनामी कहती है कि यहाँ पर इतनी सारी एंट्रीज हो गई हैं कि उन्हें इसके लिए 2 राउंड करने पड़ेंगे और जो दोनों ग्रुप में टॉप 5 होंगे वही फाइनल्स में जाएंगे। तब पहले ग्रुप के कंटेस्टेंट अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस ग्रुप में भालुओं का ग्रुप भी मौजूद है। मनामी कहती है कि उन्हें टाइम से पहले सभी खाने को खत्म करना होगा पर इन भुक्कड़ भालुओं ने तो कुछ ही सेकंड में
सारा खाना खा दिया है और एक हंटर ने भी अपना खाना पूरा खा लिया है। अब अगले कंटेस्टेंट के ग्रुप में हम सुई को देखते हैं और लामस भी इसी ग्रुप में शामिल है। और जैसे मनामी राउंड शुरू करती है तो सुई मजे में खाना खा रहा होता है, पर वो धीरे धीरे अपनी सारी प्लेट को खाली कर देता है। हम देखते हैं कि टाइम जल्दी ही खत्म होने वाला है, पर तभी लामस भी अपना खाना सही समय पर खत्म कर लेती है, जिसके बाद वो सभी फाइनल्स में एंट्री कर लेती है और बॉक्सो ने अपनी एक नई फॉर्म को अनलॉक कर लिया है। दरअसल वो इसमें से म्यूजिक को बचाता है ताकि वहाँ के लोगों का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। जिसके बाद कंटेस्टेंट खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और मनामी कहती है कि जो भी टाइम लिमिट में सबसे ज्यादा खाना खाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा और उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। जिसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सुई बड़े आराम से पहली डिश को खत्म कर देता है। तब यहाँ सेकंड डिश फ्रूट क्रेप थी जिसको कि वो एक ही बाइट में खत्म कर देता है। तब भालू भी किसी तरह उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो खाने में कुछ ज्यादा ही तेज है और वो आखिर में इस कंपटीशन को जीत जाती है। जिसके बाद उसको उसका प्राइज दिया जाता है, पर जब वो उसको खोलती है तो वो पाती है कि ये तो खाली है। पर तभी मनामी कहती है कि असल में प्राइस तो ये है कि वो एक पूरे दिन के लिए बॉक्सो को यूज कर सकती है। बॉक्सो भी ये सुनकर हैरान है, पर मनामी रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज ऐसा करने के लिए मान जाए। अब अगले दिन सुई आका और शिरो को अपने प्राइस के बारे में बताती है, जो सुनकर कालरॉय एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि वो बॉक्सो को मॉन्स्टर हंट के लिए ले जा सकती है। पर सुई कहती है कि वो बॉक्सो को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती और उसके पास उसके लिए कुछ और प्लान्स हैं। जिसके बाद वो दोनों एक ओरिजिनल डंजन में जाती है, जहाँ पर वो एक छोटे से घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि उससे मिलने आते हैं और उनकी मास्टर मिया उन सभी का स्वागत करती है। तब सुई बच्चों को बॉक्सो से मिलवाती है और वो सभी पहली बार उसके खाने को खाते हैं। बॉक्सो भी उन बच्चों की स्माइल को देखकर बहुत खुश है और यहाँ तक वो अपने आप को एक गुब्बारे वाली मशीन में भी कन्वर्ट कर लेता है। जिसके बाद लामस उन सभी के ऊपर पानी से बारिश करने लगती है और बॉक्सो उनके लिए कपड़े भी धो देता है। तब सुई उनको वेट करने के बजाय नहाने को कहती है, पर वो देखते हैं कि उनके पास गर्म पानी नहीं है। मिया कहती है कि उन्हें आज के दिन के लिए नहाना रहने देना चाहिए, लेकिन बॉक्सो उनकी मदद करने आ जाता है और वो उस टब को गर्म पानी से भर देता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर मजे में नहाते हैं और मिया बॉक्सो का उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कहती है। अब रात को वो सभी बॉक्सो का ही खाना खाते हैं और लामस बहुत ही खुश है कि उन्होंने बच्चों को बहुत ही खुश कर दिया। अब उन सभी के सोने के बाद सुई बॉक्सो को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि बॉक्सो का इतना सारा खाना देना उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ा होगा और वो वादा करती है कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढकर उसको इसकी कीमत चुका देगी, पर वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब सुई वहाँ बैठकर उसको ओरिजिनल डंजन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि ये पहला डंजन है जिसके अंदर सभी को पहले जाना होता है और यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि उन्हें ट्रांसफर सर्कल से होकर निकलना होगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको यहीं पर छोड़ दिया गया है और सुई कहती है कि उसकी बस यही विश है कि यहाँ के सभी बच्चे बहुत ही खुश रहे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आदमियों का ग्रुप उनकी ओर ही आ रहा होता है और देखकर ऐसा लगता है कि वो बॉक्सो के पीछे है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो अनलिमिटेड खाने को प्रोड्यूस कर सकता है। तब बॉक्सो सभी को जगाने के बारे में सोचता है, पर उसको लगता है कि इस चक्कर में बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है, तो वो खुद को ड्राई आइस मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और फोक को बनाने लगता है जिससे कि वो आदमी डर जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बैरियर का यूज कर उन आदमियों के ऊपर आइस से हमला कर देता है, तो वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह बॉक्सो उन सभी को दिखाता है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था और सुई उनको पहचान लेती है कि वो यहीं के हंटर्स हैं जो यहाँ पास के एरिया में रहते हैं। तब मिया सुई को बच्चों का ध्यान रखने को कहती है और खुद उन हंटर्स को सबक सिखाने चली जाती है। लामस सोचती है कि क्या उनका अकेले जाना सही रहेगा, पर सुई बताती है कि मिया एक एक्सपर्ट हंटर है और यहाँ तक कि कैलरॉय भी उनसे डरता है। तब लामस कैलरॉय और उनके साथियों से मिलती है, पर वो ये जानकर डर जाती है कि वो सभी डेड जोन में कैंपेन करने जा रही है, क्योंकि वो एरिया हर तरह के स्केलेटन और मॉन्स्टर से भरा हुआ है और बॉक्सो उसे इतना डरा हुआ देखकर बहुत हैरान होता है। हमें देखकर ऐसा लगता है कि लामस वहाँ जाने के लिए कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है, तो कैलरॉय सोचता है कि क्या उनके पास और कोई तरीका है बॉक्सो को अपने साथ ले जाने का। फिल्मिना को इस लंबे कैंपेन में खाने की चिंता हो रही है, पर तभी लामस कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी डरी नहीं है और वो उनके साथ जाने के लिए पूरी तैयार है। जिसके बाद वो अंदर की ओर जाने लगती है, पर लामस नोटिस करती है कि फिल्मिना उनके साथ नहीं है। सुई बताती है कि वो बहुत आसानी से डर जाती है, तो इसीलिए वो उनके साथ नहीं आ रही और लामस को एहसास होता है कि उसने उसको बेवकूफ बना दिया। अब वो सभी डेड जोन में पहुंच जाते हैं और हम देखते
हैं कि वहाँ की सभी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह पड़ी है। तब लामस अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है, जिसके बाद वो एक घर के अंदर जाती है जहाँ लामस दीवार में टंगी एक पिक्चर को देखती है। पर जैसे वो उसके पीछे आ जाती है तो वो उसी वक्त बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब कैलरॉय उसे उठाकर एक कमरे में ले जाता है और बॉक्सों को उसके कमरे के बाहर ही रख देती है। तब गुलामी उसको बताती है कि कैसे बचपन में लामस को डराना कितना आसान होता था और उसको यकीन नहीं होता कि लामस बड़ी होकर भी इतना डरती है। अभी यहाँ रात को बॉक्सों को भूत दिख रहे होते हैं और वो सभी उसको हर तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो सभी वहाँ पर बस इधर उधर भटक रहे हैं। वो अपने बैरियर को फिर भी एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी भूतों को दूर भेजने वाली आइटम का यूज करने का सोचता है, तो वो उनके ऊपर नमक के टुकड़े फेंकता है। पर देखकर ऐसा लगता है कि उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बाद वो खुद को एक फिगर इन मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उनके ऊपर स्टैचूज या फिर कोई रिलीजियस आइटम उनके ऊपर फेंकता है, पर इनका भी उन पर कोई असर नहीं होता। अभी यहाँ सुबह हिलुमी बॉक्सों से मिलने आती है, पर वो इतनी सारी जमीन पर पड़ी आइटम्स को देखकर हैरान है। वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब सुई और बाकी लोग जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं और कैलरॉय भी और लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। तब बॉक्सों के पास उस घर की मालकिन आती है और वो सोचती है कि वो उन मॉन्स्टर्स के बारे में क्या सोचता है। वो बताती है कि वो जिंदा लोगों से ईर्ष्या करते हैं और यही वो कारण था कि उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तुम तो बस एक ऑब्जेक्ट हो। यहाँ लामस डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अभी भी इस एरिया से डरी हुई है। तब हुलूमी उसका डर भगाने के लिए उसकी मदद करने को कहती है, जो सुनकर लामस को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। पर जैसे ही हुलूमी उसको अकेले गांव में घूमने को कहती है तो ये बेचारी फिर से एक बार डर जाती है। पर हुलूमी उससे स्टोर में से कुछ पोशन खरीद के लाने को कहती है, तो वो जैसे ही बॉक्सों को उठाने जाती है हुलूमी कहती है कि उसे अकेले ही वहाँ जाना होगा, जो सुनकर लामस वहाँ अकेले जाने लगती है। पर जैसे ही वो एक दरवाजे के खुलने की आवाज सुनती है तो वो तेजी से भागती हुई सीधा बॉक्सों के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि उसकी जॉब बॉक्सों को अपने साथ ले जाने की है और हिलुमी भी उसको साथ ले जाने को कहती है। यहाँ लामस अपना बेस्ट दे रही होती है और बॉक्सों को एहसास होता है कि वो अपने डर को खत्म करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, तो वो उसकी मदद करना चाहता है। वो कॉफी की स्मेल को प्रोड्यूस करता है ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके और वो गाने को भी बजाता है ताकि उसके मन को शांति मिले। तू ये मेरा प्यार, तेरे बिना क्या है जीना। अब वो सभी को अपने इस नए कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है और हिलुमी कहती है कि अब वो अपने अगले स्टेप के लिए तैयार है। वो कहती है कि अब उसको बिना बॉक्सों के जाना होगा, पर इसके लिए वो साफ ही मना कर देती है कि तभी कैलरॉय भी वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो क्यूट इस भालू को वापस ले आया है। साथ ही में मिगेल भी उनके साथ ही है। बॉक्सो सोचता है कि क्या वो इतने बड़े ग्रुप में कम्युनिकेट कर भी पाएगा, पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी इम्प्रूव्ड हो गया है। जिसके बाद ग्रुप एक मीटिंग करता है जहाँ कैलरॉय उनको याद दिलाता है कि उनका गोल इस डंजन के बॉस को हराना है। वो कहता है कि हमें उससे दिन के टाइम ढूंढना चाहिए, जिसके बाद वो सभी एक साथ उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। पर थोड़ा ही आगे चलने के बाद वो सभी मॉन्स्टर से गिर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रुप भी पूरा तैयार था और वो बड़ी आसानी से उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। अब ऐसे ही कई सारे दिनों के बाद मॉन्स्टर्स अभी भी बॉक्सों को इग्नोर कर रहे होते हैं, पर तभी एक ज़ॉम्बी बॉय उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा खाना चाहता है। भैया भैया पानी पिला दो ना भैया भैया। तो वो उसको एक ड्रिंक दे देता है, पर वो लड़का उस बोतल को बाइट करता रहता है क्योंकि उसको उसे खोलने का नहीं पता, पर वो किसी तरह उसका जूस निकाल ही लेता है। अब अगली रात वही सेम लड़का वापस उसके पास आता है, तो बॉक्सो उसे एक और ड्रिंक देता है। वो ऐसे ही हर रात उसके पास आता है और बॉक्सो का भी उसका यूं आना अच्छा लगने लगा है। पर एक रात जब वो सभी लोग बाहर कैंपिंग कर रहे थे तो बॉक्सो सोचता है कि आखिर वो लड़का क्या कर रहा होगा, पर वो लड़का किसी तरह उसको ढूंढ लेता है। लेकिन आका और शिरो उस जगह की निगरानी कर रहे थे और वो एक ही बारी में उस बच्चे को खत्म कर देते हैं, जो देखकर बॉक्सो उदास हो जाता है। पर उसको पता है कि इसमें आका की कोई गलती नहीं है। वो देखते हैं कि उसके पास एक कॉइन था, तो वो सोचते हैं कि क्या वो यहाँ पर कुछ खरीदने आया था। भैया भैया मेरे को भूलोगे तो नहीं भैया भैया।
अब ऐसे ही कुछ समय बाद ग्रुप को एक लीड मिलती है कि आखिर बॉस कहाँ हो सकता है। तो वो सभी वहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने लगते हैं। कैलरॉय बताता है कि जो सोल किंग है वो एक मैजिक यूजर है जो कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट का यूज कर सकता है। उलूमी सोचती है कि आखिर वो इसे कैसे फेस करेगा, पर कैलरॉय को लगता है कि बॉक्सो का बैरियर उसके मैजिक के अगेंस्ट परफेक्ट डिफेंस होगा। तब बॉक्सो भी उसके इस प्लान से एग्री करता है और वो सभी जाने से पहले चीयर्स करते हैं। जिसके बाद वो ग्रुप वहाँ से निकल पड़ता है और वो सोल किंग की लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। वो दूर से देखते हैं तो उनको सोल किंग दिखाई देता है, पर उनके रास्ते में बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं। कैलरॉय सोचता है कि उन्हें बॉस से लड़ने से पहले इन सभी को खत्म करना होगा, पर सुई को लगता है कि इतने सारों के साथ लड़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। कि तभी बॉक्सर को एक आइडिया आता है तो वो अपने आप को एक पेट्रोल की मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और हिलुमी सोचती है कि आखिर वो उन्हें क्या कहना चाहता है। जिसके बाद वो कुछ पेट्रोल को बाहर जमीन में गिरा देती है और उसको एग्जामिन करने के बाद उसको पता लगता है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तब ग्रुप फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन सभी के ऊपर पेट्रोल से भरी बोतलों को फेंकते हैं, जिससे कि वो सभी स्केलेटन पेट्रोल से भीग जाते हैं और वो आग की लपटों वाले सर उन सभी को एक एक करके चला देते हैं। तब ग्रुप बॉक्सों के बैरियर की मदद से आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो सीधा बॉस के पास पहुंच जाते हैं। तब सोल किंग उनके ऊपर अपनी लाइटनिंग अटैक से हमला कर देता है, पर बॉक्सों का बैरियर किसी तरह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तब सुई और कैलरॉय उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोल किंग एक दीवार को क्रिएट कर उनके हमले को रोक देता है, यहाँ तक कि वो दीवार उन सभी को अलग भी कर देती है। यहाँ लामस और बॉक्सो दोनों इकट्ठे ही हैं, पर लामस बॉस पर हमला कर देती है, पर सोल किंग उसके ऊपर आइस से हमला कर देता है, लेकिन बॉक्सो उन सभी को आसानी से ब्लॉक कर देता है। सोल किंग हैरान है कि वो उसके मैजिक को रोक सकता है और वो उनके ऊपर विंड मैजिक का यूज कर उनको हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, पर लामस अपनी स्ट्रेंथ के चलते अभी भी वहाँ पर टिकी हुई है। तब बॉस उसके नीचे की जमीन को खोलकर उसको अंदर गाड़ने की कोशिश करता है और लामस उस खड्डे के अंदर गिरने लगती है, पर बॉक्सो खुद को गत्ते में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और लामस एक पत्थर से कूदकर किसी तरह ऊपर आ जाती है। तब सोल किंग वापिस से हमला करने की तैयारी करने लगता है, पर तभी अचानक से वो एक तीर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग सुई को दीवार के ऊपर पहुंचने में मदद कर रहे हैं। तब लामस अपना ये मौका पाती है और वो बॉक्सो का यूज कर एक ही हमले में उस सोल किंग को खत्म कर देती है। तब ग्रुप अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है, पर हम देखते हैं कि ये सोल किंग जमीन पर पड़ा उनको गालियां दे रहा है। साले सुअरों, एक अकेले शेर को मारते हो। पर कैलरॉय उसके सर में अपना जूता रख देता है और उसको खत्म करने ही जा रहा होता है, पर तभी आसमान में एक अंधेरा सा छा जाता है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक ब्लैक ऑर्ब गिर जाता है। तब सभी लोग इससे घबरा जाते हैं और बॉक्सो का बैरियर इसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज ले रहा होता है, लेकिन वो ऑर्ब अचानक से खत्म हो जाता है। तब मिगेल और कार्लोय वापिस से खड़े हो जाते हैं, पर जैसे ही कैलरॉय अपनी हेड को लेने जाता है कि तभी वहाँ पर कांटे वाली बेल आ जाती है जो कि सोल किंग की हड्डियों को अपने साथ ले जाती है और ऊपर आसमान में जाकर एक ऑर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। तब वो ऑर्ब पिघलकर नीचे गिरता है, जिसके अंदर से एक और स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि समझ गया है कि बॉक्सो असल में इस दुनिया से नहीं है। लामस सोचती है कि आखिर यह है कौन, तो वो अपने आप को नेदरलॉर्ड से इंट्रोड्यूस करता है। तब वो सोल किंग के कॉइन को एग्जामिन करते हैं, पर देखते हैं कि ये उनके किसी काम का नहीं है। लामस पूछती है कि आखिर वो किस चीज के पीछे है, पर नेदरलॉर्ड कहता है कि वो यहाँ पर हंटिंग कर रहा था, जैसे कि तुम सभी यहाँ पर डंजन बॉस को हंट कर रहे थे। लेकिन इस दौरान मिगेल चुपके से पीछे जाकर नेदरलॉर्ड पर सरप्राइज अटैक कर देता है, पर उसका उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो उसको उड़ाकर नीचे फेंक देते हैं। तब हुलूमी गाड़ी को चलाते हुए उन सभी को वहाँ से भागने को कहती है और वो नेदरलॉर्ड के ऊपर बॉक्सों की पेट्रोल वाली बोतल को फेंकती है। तब नेदरलॉर्ड सोचते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है, पर सुई उनके ऊपर एक आग वाले तीर को छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब ग्रुप ये मौका पाकर वहाँ से भागने का सोचता है, पर नेदरलॉर्ड उन पर हमला कर देता है और वो हुलामी को पकड़कर समझ जाते हैं कि ये उनके लिए खतरा हो सकती है। वो तब सुई को भी साथ में पकड़ लेते हैं और उनको बिजली के झटके देने लगता है। तब लामस उनको बचाने के लिए जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि उसे काफी देर हो गई है और नेदरलॉर्ड उन दोनों को नीचे गिरा देता है। तब लामस ये देखकर रोने लगती है और वो नेदरलॉर्ड पर हमला कर देती है, पर नेदरलॉर्ड उसके सारे हमलों को अवॉइड कर रहा होता है। लामस सोचती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी बॉक्सो के दिमाग में एक प्लान आता है, पर उसको चिंता है कि शायद ये काम नहीं करेगा। तब नेदरलॉर्ड अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, पर बॉक्सो सही समय पर उस हमले को रोक देता है। लामस कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है,
जिससे कि बॉक्सो में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब बॉक्स तो अपने आप को बैलून मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपने बैरियर को बलून से भर लेता है। पर नेदरलॉर्ड कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है और खुद को अपने अल्टीमेट अटैक के लिए चार्ज कर लेती है। तब बॉक्स तो लामस को अपने बैरियर से बाहर फेंक देता है, पर वो अपने बैलून को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करता है। तब लामस ये मौका पाकर अपनी लात से उस पर हमला कर देती है, जिससे नेदरलॉर्ड की हड्डी टूट जाती है। तब नेदरलॉर्ड वहाँ से भागने का सोचता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तब लामस तेजी से हिलूमी को चेक करने जाती है और उसे अपने हमेशा साथ रहने वाले प्रॉमिस को याद दिलाती है। तब कार्लरॉय भी जाग जाता है और वो तेजी से सुई को देखने जाता है। वो उसको यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकता और वो उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है। बॉक्सो को एहसास होता है कि उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है, तो वो अपने आप को इमरजेंसी डेफिब्रिलेटर में कन्वर्ट कर लेता है। लामस और कैलरॉय उसकी ये नई फॉर्म को देखकर कंफ्यूज्ड है और बॉक्सो कहता है कि अभी उसके पास उनको समझाने का समय नहीं है, तो वो तुरंत ही अपने पॉइंट का यूज कर टेलीकिनेसिस स्किल को लेता है और वो उस मशीन को अपने ही माइंड से ऑपरेट करने लगता है। तब बॉक्सो अपने सारे पॉइंट्स देकर अपने लक को फुल बूस्ट कर देता है और वो हुलूमी को झटका देकर उसके दिल को वापस से पंप करने की कोशिश करता है। बॉक्सो को लगता है कि शायद उसे काफी देर हो गई है, पर हुलूमी अचानक से जाग उठती है और सुई भी यहाँ पर वापस से जिंदा हो जाती है और कैलरॉय ये देखकर बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो सभी वापस से विलेज में आ जाती है और डायरेक्टर को सारी चीजों की रिपोर्ट दे देते हैं। डायरेक्टर बताते हैं कि उन्होंने नेदरलॉर्ड के बारे में ओल्ड रिकॉर्ड में पढ़ा था, पर उसको यकीन है कि वो डीमन लॉर्ड के जनरल्स में से एक है। तब बॉक्सो को ये सुनकर चिंता होने लगती है। वो सोचता है कि डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा ताकतवर होगा। तब लामस वापिस से किचन हाउस में आ जाती है, जहाँ मनामी तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि आखिर उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है जो कि एक डंजन बॉस से भी ज्यादा ताकतवर है। तब इस फाइट की न्यूज पूरे विलेज में फैल जाती है और सभी लोग हिलूमी और सुई को बचाने के लिए बॉक्सो की तारीफ करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं, जिसके पास ये क्यूटीज भालूस आते हैं। वो सोचते हैं कि अब आगे वो क्या करने वाला है, लेकिन मिगेल सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे हार गया। तो वो कसम खाता है कि वो अब से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सके। तब भालू भी ये सुनकर बहुत खुश है और मिकन उसको बताता है कि डायरेक्टर उसको बैकअप के लिए बुला रही है, तो वहाँ पर 100 से भी ज्यादा हंटर्स मदद के लिए आ रहे हैं। पर ये जानकर मिगेल और भी नर्वस होने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। तब यहाँ हम कैलरॉय को देखते हैं, जो कि उस फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान को देने तक को भी तैयार था। पर सुई को ऐसी मौत की कंडीशन में देखकर उसको एहसास हुआ कि वो अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, तो वो अपने गोल के बारे में वापिस से सोचने का डिसाइड करता है। लेकिन उसकी बाकी की टीम भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि कहती है कि ये उनकी चॉइस है कि वो उसको फॉलो कर रही है, तो वो उसको चिंता ना करने को कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लामस बॉक्सो के साथ जा रही होती है, पर बॉक्सो सोचता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है, तो वो उसको उस लेक पर ले आती है जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे और उसको याद दिलाती है कि कैसे वो हर एक सिचुएशन से बाहर निकले है। वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करती है, पर वो सोचता है कि कैसे आखिरी बैटल में उसके दोस्त घायल हो गए थे, मगर लामस उसको उसने जो उनके लिए किया है उस पर फोकस करने को कहती है और उसकी ही मदद से सुई और हुलूमी आज भी जिंदा है। तब बॉक्स तो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है कि लामस उसके बारे में कितना सोचती है कि तभी सुई और हुलूमी भी वहाँ पर आ जाती है। लामस सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, पर वो दोनों बॉक्सो को किस कर उसका शुक्रिया अदा करती है, जो देखकर लामस का दिमाग खराब हो जाता है। पर हुलूमी कहती है कि उसको भी उसका ऐसे ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आखिर उसने तुम्हारी ही सबसे ज्यादा मदद करी है। तब लामस बॉक्सो के पास जाती है, पर उसको ऐसा करने में बहुत ही शर्म आ रही होती है, लेकिन तभी सुई और हुलूमी उसको धक्का दे देती है और वो बॉक्सो को पहली बार किस कर देती है। अरे देखो देखो कैसे शर्मा रहा है लौंडा हमारा, साले टीन के डब्बे। तब लामस भागते हुए हुलूमी को पकड़ने की कोशिश करती है और बॉक्सो वहाँ खड़ा सोचता है कि उसकी जिंदगी रिइंकार्नेट होकर एक वेंडिंग मशीन बनना इतनी भी बुरी नहीं है। और भाई लोग, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये एनिमे बहुत ही पसंद आया होगा, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 100 के कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।